सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। उसी रात खाने की मेज पर कैलाश ने समूरा को यह खुशखबरी सुना दी कि वो पूरी तरह सेहतयाब हो चुका है और अब अपने कबीले के लोगों के दरमियान वापस जा सकता है। और सावरी को इस खबर पर बेहद मसरत हुई, लेकिन समूरा किसी गहरी सोच में गर्क था। शायद खाने में जहर मिलाने की जो मजमूम हरकत सरजद हो चुकी थी, वो अभी तक उस पर परेशान था। क्यों समूरा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनकर खुशी नहीं हुई? और तुमने रसूली के अताब से निजात दिलाकर मुझे जो नई जिंदगी दी है, उस पर तमाम उम्र तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। लेकिन समूरा कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? ओ भूल जाओ उस हादसे को, कैलाश ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। अगर हम भी तुम्हारी तरह इंसान होते तो शायद मेरे दिल में इंतकाम के शोले उस वक़्त तक भड़कते रहते जब तक मैं कोई जवाबी कार्रवाई ना कर गुजरता। लेकिन देवता इन बातों की परवाह नहीं करते और हम तुम्हें माफ कर चुके हैं, जैकब ने जले कटे लहजे में कहा। हम देख रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, कैलाश ने खाने से हाथ खींचकर एक सर्द आ भरते हुए कहा। तुम अंधेरे में भटक रहे हो और ये घुप अंधेरे तुम्हारे चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घेर रहे हैं और दफीना के नीले आसमान पर जो तबाहियां मंडला रही हैं, हम उनसे भी वाकिफ हैं। समुंदर के अजीम देवता, क्या तुम हमें उन अंधेरों से नहीं निकाल सकते? समूरा ने खुशामदी लहजे में कैलाश को मुखातब किया। नहीं, जो कुछ तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है वो इसलिए अटल है कि उसमें तुम्हारे मुकद्दस देवता औरों को भी दखल है। नहीं नहीं, समूरा के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई और गड़गड़ाकर बोला। औरों की खुशी नूदी की खातर हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, और वो अगर हमसे नाराज हो गया तो यह कबीला लम्हों में तहस नहस हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया था और हम सब जानते हैं, देवताओं की निगाहों से कोई बात उज्जवल नहीं रहती। और हमें तुम्हारी परेशानी और उलझनों का भी इल्म है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम औरों के कदमों पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हो, मगर कुछ मजबूरियां हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर घुला रही हैं। और समूरा ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और कैलाश को अकीदतमंदाना नजरों से तकता रहा और अपने होंठ काटता रहा। वक़्त का इंतजार करो, हो सकता है कि औरों की निगाहें तुम्हारे हक में तब्दील हो जाएं और तुम्हारी निगाहों पर जो पट्टी बंदी है वो खुल जाए और तुम इन रुकावटों के दरमियान से हटाने में कामयाब हो जाओ। समूरा, अचानक कैलाश ने चुभते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे कबीले के तमाम लोग तुम्हारे वफादार हैं? और हो सकता है कि मेरा अंदाज गलत हो, लेकिन आज तक किसी ने समूरा की आंखों में डालकर उसे ललकारने की जसारत नहीं की। समूरा दबंग आवाज में बोला। शायद इसलिए कि मेरे कबीले के लोग जानते हैं कि मैं अपनी लाश पर भी खड़े होकर कैके लगा सकता हूं। तुम दलेर भी हो और नडर भी, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारी आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे वजूद से लिपटे हुए हैं, और जब भी उन्हें मौका मिला वो तुम्हें डसने से गुरेज नहीं करेंगी। तुम देवता हो, हमारे मौसन हो, क्या तुम सरदार के दुश्मनों की निशानदही नहीं कर सकते? इस बार सावरी ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। खूबसूरत और हसीन लड़की, हम जानते हैं कि समूरा तुम्हें दुनिया की तमाम नेमतों से ज्यादा अजीज है, लेकिन हम देवताओं पर भी कुछ बंदिशें होती हैं। अगर मैं आसमानी देवताओं के अहद का पैमाना होता तो तुम्हारे सरदार की रहबरी जरूर करता। लेकिन तुम फिक्रमंद मत होना, जैकब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कि हमारे समुंदर के ये अजीम और मुकद्दस देवता जब तक औरों के जजीरे पर बराजमान रहेंगे, उनका दस्ते शफकत तुम्हारे गिर्द मंडलाता रहेगा। और क्या अजब है कि ये देवता तुम्हारे तमहीद में टोकीला बना दें। टोकीला, ये क्या होता है? सावरी ने नहायत सादगी और बुर्दबारी से पूछा। नीले उफ़क़ के उस पार देवताओं की जो बस्ती आबाद है, वहाँ टोकीला उन खूबसूरत लड़कियों को कहा जाता है जिन पर देवताओं की खास नजर अनायत होती है। भोंपू, तुम अपनी जुबान बंद रखो, कैलाश ने उसे अंगेष्ट में सरजश करते हुए निहायत होशियारी से कहा। मैंने यहाँ से फरार का एक आसान तरीका सोच लिया है। मैंने जल्दी से जैकब को मुखातर किया।
अगर तुम साथ देने पर आमादा हो तो वह तरीका नहायत मुअस्सर साबित हो सकता है। और इंसान जब सिराते मुस्तकीम से भटक जाए तो उसकी अक्ल खबत हो जाती है और शैतान उसकी खोपड़ी के अंदर अपना घर बना लेता है। और जैकब ने मुझे घूर कर कहा, और मैं जानता हूं कैलाश की सोहबत ने तुम्हारे जैसे सीधे सादे और नेक इंसान को भटका दिया है, और तुम दोनों से किसी अक्लमंदी की तवक्का करके मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। कैलाश के जाने के बाद मैं अपने कैबिन में आ गया और टॉमी ने हस्बे दस्तूर अपने मखसूस गोशे में जाकर पैरों पर सर रखकर ऊँघना शुरू कर दिया और मैंने दरवाज़ा बोल्ट किया, थके थके अंदाज में लिबास तब्दील किया और फिर अपने बिस्तर पर आ गया। और वो रात भी मेरे लिए खासी बेसकून और परेशान कुन साबित हुई। मेरे ज़हन में मुतअद्दिद बातें और ख्यालात उबर उबर कर गुडमुड होने लगे और बड़ी देर तक नींद की खातर मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। और फिर कब बेहोशी ने दबे कदमों शब ख्वाबी मारकर मेरे आसाब को अपने कब्जे में किया, मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर याद है कि जारिया का होलनाक अंजाम रह रहकर मुझे परेशान कर रहा था। और मैंने देखा कि बदनसीब जारिया की कटी हुई गर्दन निगाहों के सामने फिजा में मुअल्लक थी और उसका चेहरा खून में लुथड़ा हुआ था। बाल झाड़ू झंकार की तरह बिखरे हुए थे और आंखों में दम तोड़ती हसरें तड़प रही थीं और खून के कतरे अभी तक उसकी गर्दन से बूंद बूंद टपक रहे थे। और मैं उसके भयानक और खौफनाक चेहरे को खुद से इतना करीब देखकर कपकपा उठा और मैंने खौफजदा होकर भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से एक जरा भी जुम्बश ना कर सका, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मेरे पांव जकड़ रखे हों। मैं फटी फटी निगाहों से उसे दम खुद देखता रहा और उसके लब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे और फिर उसकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अल्फाज उसके हल्के में घुट घुट कर दम तोड़ते रहे और कुछ देर तक यही सिलसिला जारी रहा। और फिर उसका लबो लहजा अचानक साफ हो गया और उसने मुझे घूरते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? और मैंने थूक निगलते हुए सहमी आवाज में जवाब दिया, तुम जारिया हो और दफीना के साबका सरदार बूगा की मंजूदे नदर और शरीके हयात। और बूगा मेरा महबूब था और दफीना के लोग भी उसे मोहब्बत से चाहते थे, लेकिन जारिया अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी और फिजा में उसकी कटी हुई गर्दन के अतराफ स्याह धुएं के बादल अचानक नमूदार हुए और पल भर में उसे मेरी नजरों से उज्जल कर दिया। और फिर धुएं के दरमियान बिजली सी कड़की और दहकते हुए अंगारे फिजा में तैरने लगे और उसके साथ ही जारिया की इतनी कर्बनाक और तेज चीख मेरे कानों में गूंजी और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था और मैंने कैबिन में चारों तरफ तेजी से नजरें घुमाकर देखा। वहां मेरे और टॉमी के सिवा कोई नहीं था। अलबत्ता टॉमी के हलक से घुटी घुटी करा की मदम आवाजें खारिज हो रही थीं, यूं जैसे कोई मावराई कुव्वत उसका गला दबा रही हो। और मैं तेजी से बस्तर से नीचे उतरा और टॉमी के करीब जाकर उसके सर पर हाथ फेरा तो वह यकलख्त उछल कर बेदार हो गया। उसके हलक से उभरने वाली करा की आवाज बंद हो गई, लेकिन उसकी आंखें देखकर मुझे झुर्झरी आ गई। टॉमी की आंख के ढेले भी दहकते अंगारों की तरह सुर्ख और हुलकों से बाहर बोलते हुए महसूस हो रहे थे और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। खौफ के किसी अनजाने एहसास के तहत मैं तेजी से उठा और टॉमी से दूर हो गया। वो कोई दूर की आवाज़ थी जो मुझे नींद से बेदार करने की कोशिश कर रही थी और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कान के नज़दीक कोई चीज़ संगलाख ज़मीन पर सरसरा रही है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। और मैंने अपनी वहशत को दूर करने की खातिर आंखें खोल दी और फिर एक चीख मेरे हलक के अंदर ही घुट कर रह गई और मैं फटी फटी खौफजदा नज़रों से उस स्याह रंग के बिच्छू को देखने लगा जो जिस्सामत में किसी बड़े कछुए की मानद नजर आ रहा था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बिच्छू पहले कभी नहीं देखा और वो मेरे करीब महज चंद फुट के फासले पर रेंग रहा था। और मेरी आंख खुली तो वो तेजी से मेरी तरफ पलटा और हमला करने के अंदाज में अपना डंक फिजा में नीम दायरी की सूरत में बुलंद करके मेरी जानब बरक रफ्तारी से बढ़ा, मगर यकलख्त यूं रुक गया जैसे उसकी कुव्वते बेनाई उसका साथ ना दे रही हो और चंद सानी व बेहिस्सो हरकत रहा और फिर अचानक उसने पलट कर कलाबादी खाई और फिर मेरी निगाहों ने जो कुछ देखा उसने मेरे रहे सहे हवास भी गुम कर दिए। मैंने बुजुर्गों की ज़ुबानी सुना था
कि सांप जब 1000 साल की उम्र पा लेता है तो अपनी जून बदल सकता है और एक काल से दूसरे काल में जाने की ताकत पा लेता है, लेकिन किसी बिच्छू को जून बदलते नहीं सुना था और मेरा जिस्म सरतापा कांप उठा और मैं खौफजदा नजरों से उस तवील कामत और करीब सूरज शख्स को देखने लगा जो मेरे सामने खड़ा मुझे खौरख्वार नजरों से देख रहा था। उसके जिस्म की रंगत गहरी भूरे रंग की थी और उसके बदन पर उगे हुए बड़े बड़े घनेरी बालों ने सतर पोशी कर रही थी और उसके हाथ उसके जिस्म की मुनासबत से कुछ ज्यादा ही लंबे नजर आ रहे थे। नाखून बेहद गलीज और बड़े बड़े थे और चेहरे पर बड़े बड़े बालों की लट्टें झूल रही थी और आंखों के हल्के किसी वीरान गार की मानत थे और पुतलियों की जगह आग के शोले दहकते हुए नजर आ रहे थे। चंद सानिये तक वो अजीबोगरीब मखलूक मुझे कहर आलूद और शोला बार नजरों से घूरती रही और फिर उसके मोटे और बद्दे होंठों को जुम्बश हुई और किसी पागल हाथी के चिंगाड़ने की आवाज से मिलती जुलती एक इंसानी आवाज मेरे कान के पर्दों पर कारी ज़रब की तरह लगी। मेरा नाम सांगा है। सांगा सांगा के कहरो गजब से भूरी पहाड़ी के संगरेजे भी पनाह मांगते हैं। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारा सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है। हम यहाँ हजारों साल से अर्तकाज किए हुए हैं और अपनी रियासतों में मगन हैं। तुमने उसे दरहम बरहम करने की जसारत की है और उसका लहजा करख्त होता गया और तुमने हमारे अजीम देवता ओरिगा की शान में बेहुदगी की है। उसे नींद से बेदार करने के बारे में सोच रहे हो। क्या वो मोहम्मद शख्स? हाँ, वही हमारा मुकद्दस देवता है। उसने सांगा को पुर इसरार अलूम की तालीम दी है और हम घने जंगलात के बासी उसी की पूजा करते हैं। मैं अपनी जगह गुमसुम बैठा उसकी तौहीन अमीज बातें सुनता रहा और फिर मेरे ज़हन में वो नाम गूंज उठे जिन्होंने मुझे बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों का यकीन दिलाया था और मुझे अपने जिस्म पर बज़रों की अंगूठी और रबीक का ख्याल आया तो मेरी थरथराहट में कमी आना शुरू हो गई और मेरे कानों में रफ़ीकी का एक जुमला सदाए बाज गश्त की तरह गूंजने लगा। कभी इस अंगिश्तरी को भी चूम लिया करो सैयदी। मुझे यक लख्त ऐसे लगा जैसे मेरा खौफ तेजी से रफा हो रहा है और मैंने अंगूठी को चूमा तो मेरे अंदर का इंसान जाग उठा। सांगा, मैंने उसे ललकारते हुए कहा, क्या तुम मेरी हैसियत का अंदाजा लगाना पसंद करोगे? समझा। वो मुझे हकारत से घूरते हुए मुस्कुराया। तुम शायद रबीक के बल बोते पर उछल रहे हो और मुझे याद आ गया कि एक बार हकीर बोगा एक मासूम लड़की को हमारे रहमो करम पर लाकर यहाँ फेंक गया था और मैं उन जादूगरों के नाम भी जानता हूँ जिन्होंने जीनी को नाकाबिल तस्कीर बना दिया था और उसे रबीक का तोहफा दिया। लेकिन रबीक सांगा के सामने एक हकीर पत्थर से ज़्यादा हकीकत नहीं रखता और तुम इसे मुंह में रख कर देखो, सांगा की नजरें तुम्हें गुप्त अंधेरों में भी तलाश कर लेंगी। मैं तुम्हें पहल करने की दावत दूंगा, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया, और बुज़दिलों पर वार करना मेरे असूल के खिलाफ है। और सांगा मेरा जुमला सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसने झल्ला कर पैर जमीन पर मारा तो भूरी पहाड़ियां जल्जले के झटकों की मानद थरथरा गईं और मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ। यकीनन वो मजदूब की अंगूठी की करामत थी जिसने मुझे हर खौफ से बेनियाज कर दिया। ये खेल तमाशे खत्म करो सांगा, मैं जहर खान से बोला। और रीगा ने तुम्हें दुश्मनों से दाव पेश करने के जो गुर सिखाए हैं वो सारे के सारे आजमा डालो और जब थक जाओ तो मुझे मतला कर देना और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि पलकों की जुम्बश की कुव्वत क्या होती है। और वो गजबनाक हो गया। उसके मुंह से झाग उठने लगे और चंद लम्हे वो शोला बार नजरों से देखता रहा और फिर उसने एक बुलंद हाथ किया और उसे मेरी तरफ दराज करने लगा। उसके नोकीले नाखन नेज़ों की अन्नी की मानद मेरी सिमत बढ़ रहे थे और सांगा की हकारत अमीज निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसे यकीन था कि वो बआसानी मुझे अपने आहनी पंजों में दबाकर सुरमे की तरह पीस डालेगा। लेकिन अचानक एक शोला सा लपका और सांगा ने तेजी से अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में शोलों की लिपट शिद्दत इख्तियार कर गई और तेजी से नजरें घुमाकर उसने अतराफ का जायजा लिया। अपने गुस्से के अजहार के तौर पर उसने दूसरा हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से छब्बे पर मारा और चट्टान का वजनी हिस्सा टूटकर तेजी से नीचे आ गया और उसका एक वार मेरे ऊपर खाली गया और दूसरा वार करने से बेशतर शायद वो मुझे मरऊब करना चाहता था। और जो हाथ उसने मेरी सिमत बढ़ाया था उसे वो बार बार झटक रहा था और तकलीफ के एहसास ने उसके जुनून को और हवा दी। उसकी वहशत आहिस्ता आहिस्ता जुनून का रंग इख्तियार करती गई
और तय न जाने वो अपने इर्द गिर्द किस शय की तलाश में था जो मुड़ से उसकी तवज्जो हट गई और उसके हलक से कान फाड़ देने वाली खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। तुम कहाँ हो? अचानक मेरी सिमत पलटकर वो पूरी आवाज से चीखा और मुझे हैरत हुई और मैंने अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर हटने की कोशिश नहीं की थी और उसकी निगाहों के सामने सीना ताने खड़ा था। लेकिन शायद इंगश्तरी की करामत हमारे दरमियान पर्दा बनकर हायल हो चुकी थी और मैं उसके सामने होने के बावजूद उसकी नजरों से उज्जल था। सांगा, गौर से देखो, मैं तुम्हारी नजरों के सामने मौजूद हूं। और मैंने चीख कर जवाब दिया, अपनी शैतानी कुव्वतों को आवाज दो। उन हरबों को क्यों नहीं आजमाते जो तुम्हें मुकद्दस ओरिगा ने सिखाए हैं? नहीं, तुम मक्कार हो, सांगा धाड़ते हुए बोला। शायद तुमने रबीक को मुंह में दबा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द पैरों तले रोंद डालूंगा। और वह मेरी आवाज की सिमत का तयन करके दीवानों की तरफ झपटा, लेकिन फिर कराह कर रह गया। बिलाशुबा हमारे दरमियान कोई नादीदा दीवार हायल थी जो मुझे खौन ख्वार सांगा के जुनून से महफूज किए हुए थी। वो उसी पुर इसरार कुव्वत से टकरा रहा था जो गैबी तौर पर मेरी पुष्ट पनाही कर रही थी। और कुछ सोचकर मैंने एक वजनी पत्थर उठा लिया और उसे हाथों पर तोला और फिर खुदा का नाम लेकर सांगा की सिमत उछाल दिया और वो पागलों की तरह दोनों हाथों से सीना कुबी कर रहा था और बरसों की रियाजत को नाकाम होता देखकर वो झंझला गया। शायद उसकी कुव्वत बेनाई उसका साथ नहीं दे रही थी और जो मेरे फेंके हुए पत्थर को नहीं देख सका। जीनी की बहादुरी ने मुझे यकीन दिलाया था कि ओरिगा की कुव्वत भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकेगी। उसने गलत नहीं कहा था। मेरा फेंका हुआ पत्थर सांगा की पेशानी से टकराया तो वो तड़प कर बिलबिलाने लगा और खून फवारे की सूरत में उसके माथे से उबर रहा था। उसने एक बार फिर गजबनाक अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर उसको खुद को जमीन पर गिरा दिया और लोट लगाकर मेरी नजरों से गायब हो गया। और अपने मुकाबले में सांगा जैसे दोज और वैशी दरिंदे को फरार होते देखकर मुझे अपनी बेपनाह कुव्वतों का यकीन आने लगा और मैंने अपना हाथ बुलंद किया और उस अंगूठी को बार बार अकीदत से चूमने लगा जो मैंने मजदूब की उंगली से उतारी थी। जमाल, होश में आओ, कैलाश की आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो मरदूद कहाँ गया? मैंने कैलाश से पूछा। वो कौन? सांगा, जिसने मुझे मुकाबले के लिए ललकारा था लेकिन खबीस डर कर भाग गया। जमाल, तुमने शायद सोते में कोई ख्वाब देखा है, कैलाश बोला। तुम बार बार किस सांगा को आवाज दे रहे थे और अपनी उंगली को चूम रहे थे और मैंने चौंक कर देखा। सावरी और जैकब भी बेदार हो चुके थे और हैरत से मुझे घूर रहे थे। मैंने अंगूठी वाला हाथ जल्दी से एक तरफ कर लिया और खाली खाली नजरों से कैलाश को देखने लगा। टामी की गुमशुदगी ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर शायद बहुत गहरा असर डाला है। हाँ, गालबन तुम ठीक कह रहे हो। मैंने एक सर्द आह भर कहा और सांगा के बारे में सोचने लगा और मेरे जहन में रह रह कर एक सवाल गूंज रहा था कि क्या मैंने जो कुछ देखा वो सचमुच ख्वाब ही था। शाम के साए फैल कर तवील होने लगे तो मेरी बेचैनियों में इजाफा हो गया। कोई कुव्वत थी जो मुझे बार बार जमीन दोज मकबरे की सिमत जाने पर उकसा रही थी और जाने क्यों मेरा दिल रह रह कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वही मकबरा मेरी मंजिल है और वहीं मुझे अपनी गुमशुदा मसरतों का सुराग मिलेगा। और टामी, वो दरख्शां को बेहद अजीज था और उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से मेरी वहशतें दो चंद हो गई थीं। अगर बदबख्त सोकारू जिंदा होता तो मैं टामी की गुमशुदगी को उसकी खबासतों का नतीजा समझता, लेकिन वो कारडूबा के हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मैंने चाय का एक घूंट लिया और गार के अंदर फैलते हुए अंधेरे को देखने लगा और फिर मेरे ज़हन में एक ख्याल तेजी से उभरा कि अगर कैलाश ओरिगा को नींद से बेदार करने में कामयाब हो जाए तो वह टामी के सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर सकता है। और क्या अजब कि वो दरख्शां के मुतल्लक भी सब कुछ जानता हो, और यकीनन ऐसा ही होगा। मेरे दिल ने गवाही दी और रफीकी ने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो उन्हीं भूरी पहाड़ियों पर मौजूद है। और टामी ने रफीकी की पेशगोई के मुताबिक हमें मकबरे तक पहुँचा दिया और वहाँ उसका काम ख़त्म हो गया और अब मुझे मेरी मंजिल का खोज ओरिगा से मिल सकता था। शायद ओरिगा की पूर्ण इसरार कुव्वतों ने टामी को इसी वजह से हमारी निगाहों से उज्जल कर दिया था कि हम उसे बेदार करें।
मेरा ज़हन जिम्नास्टिक करता रहा और फिर मैंने इस ख्याल से आंखें बंद कर ली कि मेरे दोस्त कहीं मेरी वहशतों का अंदाज़ा लगाकर बेजारी का एहसास न कर बैठे। और तब मैंने महसूस किया कि जैक्सन का मानूस चेहरा मेरी निगाहों के सामने है और ईपिया के मखसूस लोगों की तरह जैक्सन ने भी अपने चेहरे को पुरअसरार या खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों से रंग लिया है। और उसके सर पर एक रंगीन टोपी मौजूद थी जिसमें रेड इंडियन कबाइल के अंदाज में मुर्दा परिंदों के बड़े बड़े पर लगे हुए थे। और उसने अपने सीधे कंधे पर हंगारू के साल खुर्दा ढांचे को बड़ी अकीदत से जमा रखा था और मेरी तरफ देखकर अजीब मैनीखेत अंदाज में मुस्कुरा रहा था। जैक्सन, ये तुम हो? मैंने धड़कते हुए दिल से उसे मुखातब किया। हाँ मेरे अजीज, ये खादम जैक्सन है जो आपके रूबरू मौजूद है। तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे और आपके करीब करीब भटकता रहा? उसका जवाब मैनीखेज था। क्या मतलब? मैंने वजाहत तलब की। हाँ मेरे अजीज, कुछ गैबी कुव्वतों ने आपके अतराफ एक दायरा खींच दिया है और जब तक आप मुझे आवाज़ ना दें या दिल में याद ना करें मैं उस दायरे की लकीरों के जाल को नहीं तोड़ सकता। और आप इस वक्त आपने लाशौरी तौर पर खादम को याद किया था और मैं आ गया। जैक्सन, मैंने जैक्सन के अंदाजे तखातुब से अपनी बर्तरी का अंदाज़ा लगा लिया तो मेरे लबो लहजे में कदरे सख्ती आ गई। तुमने बहरी उकाब पर टामी को हमारा निजात दहिंदा करार दिया था लेकिन वो अचानक कहीं गुम हो गया है। मैं जानता हूं मेरे अजीज, आपने खादम को इसी मकसद से याद किया है। और मैंने इस बार जैक्सन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसे तेज नजरों से घूरने लगा। और वो जिस दायरे और उसकी उलझी हुई लकीरों के जाल का जिक्र कर रहा था वो गालबन वो हिसार था जो रफीकी ने मेरे इर्द गिर्द कायम कर रखा होगा। और मैं सांगा के मुकाबले में अपनी बेपनाह कुव्वत का करिश्मा देख चुका था, इसलिए मैंने जैक्सन को महज वजाहत तलब नजरों से घूरने पर इत्तफा की। टामी गुम नहीं हुआ मेरे अजीज, वो जिसकी तलाश में भटक रहा था उसने उसे पा लिया है। तुम मम्मा में बातें कर रहे हो जैक्सन, खुलकर बताओ मेरा टामी कहाँ है और मेरी निगाहों से दूर क्यों है? आप जैक्सन की बातों को शायद मजाक समझें लेकिन यह हकीकत है कि आपका टामी आप पर सबकत ले गया। जैक्सन ने संजीदगी से कहा। वो इस वक्त उस अजीज खातून के करीब मौजूद है जिसकी तलाश में आप भटक रहे हैं। क्या? मैं हैरत से बोला। क्या टामी मेरी द्रक्षा के पास है? लेकिन मैंने कहा था मेरे अजीज कि रूहें एक खास हद से आगे बढ़ने की जसारत नहीं कर सकती और मुझे सिर्फ यही बताया गया है कि टामी ने अपनी मालकन का निशान पा लिया है। क्या हंगारू की मुकद्दस रूह भी तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर सकती? हंगारू की रूह अजीम है मेरे अजीज, उसने हड्डियों के साल खुर्दा ढांचे को बड़ी अकीदत से चूमते हुए जवाब दिया। उसने मुझे यही बताया है कि टामी महफूज है और आपको अपनी मंजिल का पता दरियाफ्त करने की खातिर उस मुअम्मर शख्स को बेदार करना होगा जो मकबरे में तवील नींद की हालत से दो चार है। और मुमकिन है कि आप मेरी बात पर हंस दें मगर हंगामी की रूह ने यही बताया है कि वह तकरीबन 40 साल से इसी अंदाज में महू ख्वाब है। क्या वो मुकद्दस ओरिगा है? और बूढ़ी पहाड़ियों पर जो जादूगर आबाद हैं उन्होंने उसे यही नाम दे रखा है। हकीकत क्या है? हकीकत जानने के लिए आपको उसे बेदार करने की जहमत उठाना पड़ेगी और मेरे अजीज, और ये काम सर्जन कैलाश आसानी कर सकता है। और कैलाश के नाम पर मैंने आंखें खोल दी और वो मेरी निगाहों के सामने मौजूद था। और जैक्सन, शायद वो मेरे शऊर के बेदार होते ही रुखसत हो गया था लेकिन उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मैंने मग में बची हुई चाय को एक ही घूंट में हलक के नीचे उतारा और फिर कैलाश को मुखातब करते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जैकब ने सवाल किया। उसी जमीन दोज मकबरे में जहां द्रक्षा मेरा इंतजार कर रही है। जमाल, नहीं जैकब नहीं, अब तुम्हारी कोई दलील मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। और मैं तेजी से उठते हुए संजीदगी से बोला और फिर मैंने अपना जरूरी सामान उठा लिया और कैलाश की तरफ देखा। तुम्हारा क्या फैसला है? मुझे यकीन है कि मैं दुनिया के उस 8वें अजूबे को होश में लाने में कामयाब हो जाऊंगा। कैलाश मुस्कुराता हुआ उठा और फिर उसने भी अपना साजो सामान उठाकर कंधों पर लादना शुरू कर दिया। कैलाश, तुम टामी का अंजाम देख चुके हो, जैकब ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्या उसके बावजूद? हाँ मेरे दोस्त, कैलाश ने बड़े पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। हम जमाल के साथ ही उस सफर पर निकले थे और फिर उसे तन्हा कैसे छोड़ दें?
लेकिन जानबूझकर मौत के अंधे कुएं में तुमको अपनी जिंदगी अजीज है फादर जैकब, मैं तुम्हें साथ चलने पर मजबूर नहीं करूंगा। और मैंने कदरे खुश्क और नागवार लहजे में तेजी से कहा। तुम जैकब कभी तलमलाता हुआ खड़ा हो गया। और मेरे लिए क्या हुक्म है? सावरी ने दरियाफत किया और तनहा रह जाने के ख्याल ने उसे खौफजदा कर दिया। नहीं, जैकब ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया, हम एक खातून को दीदा दानिस्ता मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। तुम यहीं रुककर हमारा इंतजार करो, और अगर मुकद्दस बाप ने करम किया तो हम दोबारा मिलेंगे। और हम टारज की रोशनी में गार के अंदर दाखिल हो गए, और जैकब बेहद संजीदा नजर आ रहा था और मैं चौंका अपने ख्यालों में गुम था, इसलिए मैंने उसे छेड़ने की जरूरत नहीं समझी। क्या बात है फादर जैकब, तुम इस कदर चुपचाप और संजीदा क्यों हो? कैलाश ने खामोशी से उकताए हुए कहा। मरने से पहले अपने अजीम रब से अपने तमाम करदा और ना करदा गुनाहों की माफी मांग रहा हूं, जैकब ने तलमलाकर जवाब दिया। घबराओ मत, मुझे यकीन है कि तुम जिंदा रहोगे, और किसी खतरे के वक्त जिंदा दिली का सबूत पेश करना यकीनन बहादुरों की इलामत है। लेकिन क्या तुम किसी की जिंदगी की जमानत देने का इख्तियार भी रखते हो? बात अगर सिर्फ तुम्हारे हशर तक महदूद रहती तो शायद मैं तुम्हें यकीन से कभी ना कहता। मैं समझा नहीं, याद करने की कोशिश करो कि तुमने मुकद्दस बाप कैलाश, जैकब ने एहतजाज किया तो कैलाश ने मौजू बदल दिया। औरों के मुजस्समे के चबूतरे पर पहुंचकर हमने खुफिया रास्ते के लिए फिर वही पुराना अमल दोहराया और जमीन दोज मकबरे में उतर गए, और हमारे नीचे उतरते ही मकबरे का रास्ता बंद हो गया। 21वें जीने का मैगजिम मकबरे को मुनव्वर किए हुए था, और कैलाश ने अपना सामान फर्श पर रख दिया और एमरजेंसी बैग खोलकर जरूरी दवाएं और आलात निकालने लगा। और जैकब के होंठ मुतहरक नजर आ रहे थे, शायद वह हम सब के लिए दुआए खैर मांग रहा था। मैं संजीदगी से कैलाश की जानब देखता रहा, और उसने 2-3 दवाओं के मिलाकर एक बड़ा इंजेक्शन तैयार किया और फिर उठते हुए बोला, जमाल, तुम इस शख्स की कलाई को मजबूती से थाम लो ताकि मैं इसे इंजेक्शन लगा सकूं। कैलाश ने नहायत चाकबदस्ती से और महारत से उभरी हुई नस में इंजेक्शन की सुई डाली और दवा को आहिस्ता आहिस्ता शरियानों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक मकबरे में मौत का सन्नाटा तारी रहा, और फिर कैलाश ने कहा, अगर ये दवा हम इसके दिल में बराह रास्त इंजेक्ट करते तो ज्यादा असर होता। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसे 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई हरकत जरूर करनी चाहिए, और अगर ये कोई नाशायस्ता हरकत कर बैठा तो हमारा अंजाम क्या होगा? और हमने जैकब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और फिर कानों से आला लगाकर मुअम्मर शख्स के दिल की धड़कनों का जायजा लेने लगा। एक लम्हे को उसके चेहरे पर तशवीश के असरात नुमाया हुए तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और मैंने सख्ती से अपने होंठ दांतों तले दबा लिया। और मुअम्मर शख्स मेरी मंजिल के निशान के लिए संगे मील की हैसियत रखता था। फिर 1 मिनट बाद ही कैलाश के चेहरे को खुशी से दहकते हुए मैंने देखा। जमाल, उसने पलटकर मुझसे कहा, भगवान की सौगंध, इसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह शुरू हो गई हैं, और अब ये किसी लम्हे भी बेदार हो सकता है, और रब्बे अजीम हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे, जैकब बुलंद आवाज में बोला। और हम सब की निगाहें मोहम्मद शख्स पर मरकूज थीं, और गुजरते वक्त का एक एक पल हमारी बेचैनी में इजाफा कर रहा था। और फिर हम चौंक उठे। मोहम्मद शख्स के पपोटों को जुम्बश हो रही थी। जमाल, अब ये होश में आ रहा है, कैलाश ने मुझसे सरगोशी की और फिर जैकब से बोला, भगवान के लिए कुछ देर के लिए अपनी जुबान पर काबू रखना। कैलाश की बात सुनकर जैकब के होंठों की हरकत और तेज हो गई, और मैं पलके झपकाए बगैर मोहम्मद शख्स को तकता रहा। और फिर उस वक्त अगर मैंने अपना होंठ दांतों तले ना भींच लिया होता तो खुशी से मेरी चीख निकल जाती। जब मुअम्मर आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता पलके झपकाने के बाद यकदम इस तरह अपनी आंखें खोल दी जैसे कोई ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हो गया हो। चंद लम्हे वो आंखें खोले, छत की तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा, और यूं जैसे कोई भूली बसरी याद ताज़ा कर रहा हो। और फिर अचानक वो जवानों की तरह तेजी से उठकर चबूतरे पर बैठ गया, और बज़ाहिर वो बेहद मसरूर नजर आ रहा था। लेकिन हम पर नजर पड़ते ही उसके लबों से मुस्कुराहट के निशानात मिट गए, और वो हमें हैरत और दुरुस्तगी से घूरने लगा। शायद उसे हमारी मौजूदगी नागवार गुजरी थी, और मैं द्रोहगोई से काम नहीं लूंगा। सांगा जैसे देवजात को देखकर मुझे इतना खौफ नहीं महसूस हुआ जितना इस मोहम्मद शख्स को देखकर हुआ, और मैं तेजी से 2 कदम पीछे हट गया। 2 कदम पीछे हटने के बाद वो मुझसे 2 कदम आगे बढ़ा, और फिर 2 कदम आगे बढ़कर मुझसे कहा, भगवान की सौगंध, इसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह शुरू हो गई हैं, और अब ये किसी लम्हे भी बेदार हो सकता है, और रब्बे अजीम हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे, जैकब बुलंद आवाज में बोला। और हम सब की निगाहें मोहम्मद शख्स पर मरकूज थीं, और गुजरते वक्त का एक एक पल हमारी बेचैनी में इजाफा कर रहा था। और फिर हम चौंक उठे।
जैकब के हलक से भी घुटी घुटी चीख बुलंद होने लगी, लेकिन कैलाश ने हमारी बौखलाहटों पर कोई तवज्जो नहीं दी और जल्दी से थर्मास उठाकर उसने गरम गरम चाय एक प्याली में निकाली और बूढ़े के आगे बढ़ा दिया। और वो कैलाश को करख्त नजरों से घूरता रहा और फिर उसने चाय का प्याला हाथ बढ़ाकर ले लिया। एक सानिए को उसे बगौर देखता रहा और उसकी पेशानी पर सिलवटें नुमाया होकर गहरी होती चली गई और कुछ तवक्कुफ के बाद प्याले को होंठों से लगाकर चखा और चाय का जायका शायद उसे पसंद आ गया और एक ही सांस में उसने प्याली खाली करके कैलाश को वापस कर दी। हम खामोश खड़े उसकी हरकत और सकनात का जायजा लेते रहे और खासी देर तक वह गहरी खामोशी से दो चार रहा और कभी अपने जिस्म को देखता और कभी हमारे चेहरे और ख़ास तौर पर लिबास को अजीब नज़रों से देखने लगता और कभी खिला में घूरने लगता। और फिर उसने कैलाश के गले में पड़े हुए आले को बहुत गौर और दिलचस्पी से देखा। जागू राफरांकू और वो किसी नामालूम ज़बान में बोला और उसका लबो लहजा नहायत नरम साफ और शस्ता था और हम तुम्हारी जुबान नहीं समझ सके, बूढ़े दोस्त, कैलाश ने उसे इशारों की मदद से समझाया। जम आगू रास को बीमा, उसने गालबन कोई दूसरी जुबान बोली और कैलाश ने दूसरी बार भी हाथ के इशारे से अपनी माजूरी का इजहार किया और बूढ़े को गालबन मुख्तलिफ जबानों पर अबूर हासिल था और थोड़े थोड़े वक्फे से वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलता रहा। और फिर जब उसने ओरोफीना की मकामी ज़बान में हमें मुखातब किया तो हमारे चेहरे खुशी से खिल उठे। मैं सर्जन हूँ, सर्जन कैलाश। सर्जन माहिर फल्कियात, उसने वजाहत चाही। डॉक्टर, डॉक्टर सर्जन, कैलाश ने संजीदगी से इशारों के जरिए बताया। ओहो इल्मे जराही, बूढ़ा ज़हरे लब मुस्कुराया। और ये मेरे साथी और दोस्त हैं, कैलाश ने बारी बारी हमारा तारुफ कराया। और फादर जैकब और मिस्टर जमाल। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन वो एक साने को रुका और फिर कैलाश से बोला, तुमने मुझे होश में लाने की खातिर जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो बहुत विक्यानोसी है। क्या मैं अपने मौजूद बुजुर्ग दुरुस्त का नाम दरियाफ़त कर सकता हूँ? कैलाश की बजाय मैंने दरियाफ़त किया। मेरा नाम? वो मुस्कुरा दिया और खिलाओं में घूरते हुए, तुम मुझे ओरिगा के नाम से मुखातब कर सकते हो। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। क्या तुम्हारा नाम कुछ और भी है? हाँ, मेरे बहुत से नाम हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिस जजीरे पर मौजूद हूँ वहाँ के लोग मुझे ओरिगा के नाम से जानते हैं। और मेरे दोस्त कैलाश ने संजीदगी से कहा, क्या मैंने तुम्हें नींद से बेदार करने के लिए गलत तरीका इख्तियार किया है? वो तेजी से मगर नरम आवाज़ में बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन तुम्हारे माहिरीन ने पुराने तरीकों को यकसर फरामोश करके गलती का सबूत दिया। वो इमारत जो असल बुनियाद पर खड़ी हो ज़्यादा मजबूत और पायदार होती है, लेकिन तुम लोगों ने बुनियाद पर गौर करने की जहमत नहीं उठाई और इसीलिए कुदरत के निज़ाम से दूर होते जा रहे हो। और वह बोलते बोलते खामोश हुआ और फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बड़ी संजीदगी से कहा, तुमने, हाँ मेरे दोस्त सर्जन की लाश, तुमने मुझे जिस तरीके से बेदार किया वो कामयाब ज़रूर साबित हुआ, मगर ये तरीक़ाकार चौंका कुदरती नहीं था, इसलिए मेरी ज़िंदगी को पायदारी नहीं बख्श सकता और हो सकता है कि मैं दोबारा फिर सो जाऊं, या शायद। वो कहते कहते रुक गया और फिर एक हाथ से दूसरे हाथ की नबज़ पड़ने लगा। मुकद्दस बुजुर्ग, जैकब ने डरते डरते सवाल किया, क्या दुरुस्त है कि तुम देवताओं के देवता? उसने तेजी से हाथ बुलंद करके जैकब को खामोश कर दिया और तेज नज़रों से उसे घूरता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, फादर जैकब, मुझे यह मालूम करके खुशी हुई कि तुम एक ठोस इंसान हो और अपने मज़हब पर डटे रहने के आदी हो, लेकिन यह जानकर दुख हुआ कि ओरोफीना की पुरअसरार फिजा ने तुम्हें भी भटका दिया। और हमें हैरत हुई कि ओरिगा को जैकब के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल हुई। अभी मैं ये सवाल करने ही वाला था कि उसने तेज़ नज़रों से मेरी जानब देखा और मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी निगाहें मेरे वजूद में प्यूसित हो रही हों और एक लम्हे बाद तो बड़े दिल आवीद अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुम बैरिस्टर जमाल हो और तुम भी अजीबो गरीब हो, वक़्त के धारे पर तिनके की तरह बहे जा रहे हो। और क्या? मैंने तेजी से पूछा। एक खूबसूरत तस्वीर और एक जानवर की मोहब्बत ने तुम्हें दीवाना बना दिया है। वो मुझे दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर क्या सलाहियतें पोशीदा हैं? किस कदर बेपनाह कुव्वतें तुम्हारे अंदर पारे की मदद तड़प रही हैं, मगर तुम उनसे ना वाकिफ हो। नहीं, दरमियान में बोलने की बुरी आदत से परहेज करो। मुझे कहने दो कि वक़्त ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है और तुम रास्ते से भटक कर दूर निकल आए हो। हालात ने फिल वक़्त तुम्हें बहुत बुलंद कर दिया है, लेकिन कल क्या होगा? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कल का नहीं आज की फिक्र है। और मैं ओरिगा तुमको बता रहा हूँ
कि तुम वक़्त की भाग दौड़ को जिस तरह चाहो मोड़ सकते हो, पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी कुव्वत के नशे को दो आदशा करने के लिए एक शख्सियत और भी तुम्हारे साथ होगी जिसे तुमने चाहा, खो दिया और फिर उसकी तलाश में भटक रहे हो। और तुम हसीन साए को क्या नाम दोगे? मैं बताता हूँ, द रक्षा। क्यों मेरे अजीज दोस्त, क्या ओरिगा का इल्म गलत बोल रहा है? नहीं, मैंने जल्दी से कहा। तुमने एक एक लफ्ज़ दुरुस्त कहा है, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या दरियाफ्त करना चाहते हो। उसने मेरी बात काट दी और बदस्तूर मेरी निगाहों में निगाहें डाले। मेरा माजी, मेरा हाल और मेरे मुस्तकबल को खुली किताब की मानद पढ़ता रहा। और पहले उसका नाम काजल था और फिर वह द्रक्षा बन गई। और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वक़्त, हाँ मेरे दोस्त, वक़्त से पहले वो तुमको ज़ायर नहीं कर सकेंगे। और तुमने बहरी सफ़र किया, देवताओं के रूप इख्तियार किए, और जैक्सन ने रूहों के ज़रिए तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम किया। लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बरमला नहीं कह सकती, और मैं अकेले में तुमको तफसील से बताऊँगा। अब तक तुम कितने नशीबो फराज से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हो, राजदारी शर्त है। क्यों? जमाल, जैकब और कैलाश भी ओरिगा को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे, और वह बारी बारी उन दोनों के बारे में भी तफसील से बताता रहा। और उसने गलत नहीं कहा था। उसकी नज़रें और उसका इल्म हमारी ज़िंदगियों पर मोहित था, और वह अपनी जगह बैठा हमारी ज़िंदगियों को खुली किताब की मानद पढ़ रहा था। और हमारी कर्दी से रवानगी से लेकर मकबरे तक पहुँचने के तमाम वाक़यात उसके इल्म में थे। और उसे यह भी मालूम था कि मैंने किन बातों को अभी तक अपने साथियों से राज रखा। इसीलिए उसने भी इन बातों के सिलसिले में राजदारी शर्त है वाला जुमला कहा था। लेकिन एक चीज़ जो उसे उलझा रही थी, लकड़ी की वो इंगश्तरी थी जिसे मैंने मजदूब से हासिल किया था। और ओरिगा की नज़रें बार बार मेरी अंगूठी की जानब उठ जाती, और फिर वो गहरी सोच में गर्क हो जाता। उसकी निगाहों का तजस्सुस बढ़ने लगता, और यूं पीछो ताप खाने लगता जैसे उसके और अंगूठी के दरमियान कोई दीवार हायल थी, जो ओरिगा के लिए भी नाकाबिल अबूर थी। और वह बोलता रहा, हम सुनते रहे। वो खामोश हुआ तो मैंने तहमीद को बलाए ताक रख कर दरियाफ़त किया। और ईगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, क्या तुम मुझे द्रक्षा का पता बता सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम उसे मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकते। उसकी परछाई को भी तुम द्रक्षा के नाम से पुकारोगे, और वही तुम्हारी किस्मत के सितारों को अरूज की बुलंदियों तक पहुँचा देगी। और मेरी रिफाकत ने उसे नाकाबिल तस्कीर बना दिया है, और वह तुम्हारे लिए खूबसूरत और अनमोल तोहफा साबित होगी। क्या मेरा टामी भी द्रक्षा के पास है? मैंने बेचैनी से सवाल किया। ओह समझा, जैक्सन ने तुम्हें यहाँ तक बता दिया, मगर मैं जानता हूँ कि वो अभी तिफले मकतब है। हंगारों की रूस मकबरे के अंदर नहीं दाखिल हो सकती। बहरहाल उसका कयास दुरुस्त है, तुम्हारा टामी भी महफूज है। और वो दोनों कहाँ है? इतनी जल्दबाजी से काम मत लो मेरे नादान बच्चे। उसने पहली बार मुझसे अपनी शफकत का इज़हार किया। तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है। और मुकद्दस ओरिगा, क्या तुम्हें इल्म है कि हम तुम्हें तवील नींद से बेदार करेंगे? कैलाश ने पूछा। नहीं, वो कुछ सोचते हुए बोला। मेरे हिसाब में मुमकिन है कि कहीं कोई झूल रह गया हो। और सोते वक्त मुझे महज इस बातों का एहसास हुआ था कि एक बार दरमियान में कोई खलाल ज़रूर वाक़या होगा, लेकिन ये कि तुम मुझे बेदार करोगे, ये बात मेरे हिसाब में नहीं आ सकी थी। तुम्हारा क्या इरादा है मेरे दोस्त? मेरा मतलब कि अगर हम तुम्हें बेदार ना करते तो तुम कब तक महू ख्वाब रहते। और ये बातें मत दरियाफ़त करो मेरे अजीज़, तुम शायद मेरी बात पर एतबार ना करो। वो कैलाश से मुखातब था। तुमने ये भी कहा था कि मैंने जो तरीका, हाँ वो दुरुस्त नहीं था। क्या मरना और जीना तुम्हारे इख्तियार की बात है? जैकब ने सवाल किया। नहीं फादर जैकब, मौत और ज़िंदगी इंसान के इख्तियार की बात नहीं। अलबत्ता हम वक़्त को ज़रूर काबू कर सकते हैं। और मैं एक सवाल और दरियाफ़त करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बेचैनी का अंदाज़ा है। यक लख्त उसने मुझे मुखातब किया तो मैं हैरत से उछल पड़ा। जो मैंने सोचा उसकी ज़ुबान पर आ गया, और मैंने शर्मिंदगी के इज़हार के तौर पर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मोहलत नहीं दी और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, यही तो तुम्हारी बुनियादी गलती है कि हम एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, और जब पानी से सर से गुजर जाता है तो मुआफ़ी तलाफ़ी शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें शायद इन बातों से कोई गर्ज नहीं, बल्कि तुम अपनी द्रक्षा से मिलना चाहते हो। हाँ मेरे बुजुर्ग दोस्त, मैंने साफ गोई से जवाब दिया। और अगर तुम्हारा इल्म इतना ही वसी है तो तुम मेरे दिल का हाल भी ज़रूर जानते होगे। मैं जानता हूँ। वो शाहाना अंदाज में आहिस्ता से उठकर खड़ा हो गया और कदम बढ़ाकर चबूतरे नुमा पत्थर की चौकी से आगे बढ़ा और मेरे करीब आकर बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी द्रक्षा से
मिलाए देता हूं, लेकिन दो शर्त पर। दो शर्त मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली शर्त यह होगी कि तुम मुझे तफसील से इस लकड़ी की इंगशरी के बारे में बताओगे जो तुम्हारी उंगली में पड़ी है, और दूसरी शर्त यह है कि तुम द्रक्षा से पहली मुलाकात में कोई गुफ्तगू नहीं करोगे। बोलो, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? बूढ़े ने मुझे अजीब शशोपंज की कैफियत से दो चार कर दिया, और बुजुर्ग की अंगूठी के बारे में मुझे जीनी, जैक्सन और द्रक्षा ने भी इशारों के नामे मना किया था कि मैं उसके बारे में हमेशा अपनी जुबान बंद रखूं और उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी उंगली से अलहदा ना करूं। और ऐसी हालत में यह कैसे मुमकिन था कि मैं उस मुकद्दस राज का इजहार कर देता? और द्रक्षा, ये क्यों कर मुमकिन था कि मैं एक मुद्दत के बाद उसे देखूं और उसे हम कलाम ना हूं? दोनों शर्तें मेरे लिए नाकाबिले कबूल थीं, और मैं अभी गूंगों की हालत से दो चार था कि ओरिगा ने मेरे ख्यालात पढ़ लिए और ठोस आवाज में बोला, मैं अपनी पहली शर्त वापस लेता हूं, लेकिन दूसरी शर्त अपनी जगह अटल रहेगी। मुकद्दस ओरिगा, मैंने बहस करना चाही, लेकिन उसने मेरा जुमला काट दिया। नहीं, मैं दूसरी शर्त के अंदर कोई लचक, कोई रियायत नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर तुमने द्रक्षा के बेदार होने के बाद उसे हम कलाम करने की कोशिश की तो उसके ज़हन पर बोझ पड़ेगा, और हो सकता है कि उस जहनी झटके की ताब ना लाकर या तो अपनी याददाश्त खो बैठे या हमेशा के लिए अपनी अब्दी नींद सो जाए। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं, मैं चीख उठा, और मुझे तुम्हारी दूसरी शर्त मंजूर है। और ओरिगा के होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट फैलकर गहरी होती चली गई, और ओरिगा कैलाश ने तजस्सुस भरे लहजे में दराफत किया, क्या द्रक्षा भी महू ख्वाब है? और कुछ देर सब्र करो मेरे अजीज, अभी तुम सब अपनी निगाहों से देख लोगे। और ओरिगा ने छत की समत एक निगाह डाली और फिर आहिस्ता से घूम गया। उसका रुख दोबारा उस चबूतरे की सिमत हो गया जिस पर कुछ देर बेशतर वो महू ख्वाब था, और चंद लम्हे वो तेज नजरों से उस पत्थर की चौकी को देखता रहा, और फिर हम चौंक उठे। चौकी अपनी जगह से उबर कर एक जन्म सिरक रही थी, और हम हैरत से एक और जमीन दोज रास्ते को फर्श से बेदार होते देख रहे थे। और जैकब ने एक बार फिर उंगली से अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया। बूढ़े ओरिगा ने हमें हाथ से इशारा किया और फिर आगे बढ़कर उस कला में दाखिल हो गया, और हम भी उसकी पैरवी करते रहे। और नीचे जाने वाली सीढ़ियां तारीक थीं, लेकिन मकबरे की रोशनी हमारी रहनुमाई के लिए बहुत काफ़ी थी। दूसरे मकबरे के भी ऐन दरमियान एक पत्थर की चौकी मौजूद थी जिस पर एक हसीना महू ख्वाब थी, और मैंने उसे गौर से देखा तो गश खाते खाते बचा। आंखों में बिजलियां सी कूंद उठीं, और वो ऐसा ही मलकूती हुस्न था कि आंखें खैरा हुए जा रही थीं। दिलकशी और हुस्न जमाल का वो एक ऐसा मरका था जिसमें कायनात का तमाम तर हुस्न सिमट आया था, और मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए, मबादा कि मेरे हलक से कोई आवाज़ ना खारिज हो सके। और मबहूत खड़ा उस परी जमाल को पुरस्तश भरी नज़रों से घूरता रहा, और सहाराना हुस्न जमाल के उस मलका के बिल्कुल स्याह रेशमी बाल शानों पर बिखरे हुए थे, और उन जुल्फों के दरमियान उसका चांद जैसा चेहरा दमक रहा था। और उसके हुस्न को अल्फाज के सांचों में ढालना कम अज़ कम मेरे बस की बात नहीं थी। और फिर उसके चेहरे को मैंने गौर से देखा तो दिल की धड़कनें एक लम्हे को थम गईं। वो मेरी द्रक्षा थी, हूबहू वैसा ही चेहरा, और सोने का बिल्कुल वही अंदाज जैसे अभी एक तवील अंगड़ाई लेकर आंखें खोल देगी। और द्रक्षा के कुर्ब का एहसास और तय खाने में फैली हुई तेज महक मुझे मदहोश कर रही थी, और मैंने उसे वालहाना नजरों से देखता रहा। उसका जिस्म, उसके कद्दो कामद, उसके रेशमी लिबास और जुल्फों पर मेरी निगाह फिसलती रही, और फिर अचानक मेरी नज़र जो उसके सरहाने उठ गई, जमाल जहाँ मेरा टामी मौजूद था, और मुझे उसकी किस्मत पर रश्क आने लगा। वो द्रक्षा के हसूल में मुझ पर सबकत ले जाने में कामयाब हो गया था। क्यों जमाल? ओरिगा ने मुझे मुखातब किया, क्या तुम इस हसीना को पहचानते हो? और ये मेरे दिल की धड़कन, मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती और अनमोल सरमाया मेरी द्रक्षा है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, और फिर द्रक्षा की जनब देखने लगा, और मैंने एक तवील जद्दोजहद के बाद उसे पाया था। इसलिए एक लम्हे को भी उसकी तरफ से गाफिल नहीं होना चाहता था। ओरिगा कदम बढ़ाकर चौकी के करीब चला गया, और उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, और इस तरह उन्हें हिलाने लगा जैसे कोई माहिर हिप्नोटिज्म अपने मामूल को हदायतें दे रहा हो या मुस्मरिज्म कर रहा हो। और हम दम खुद खड़े ओरिगा की हरकत का जायजा लेते रहे। उसने अपना अमल शुरू करने से बेशतर ही हमें बड़ी सख्ती से ताकीद कर दी कि हमें से कोई भी किसी मौका पर ज़ुबान खोलने या मुंह से कोई आवाज़ निकालने की कोशिश नहीं करेगा, वरना उसके अमल में पड़ने वाला एक मामूली सा खलल भी द्रक्षा की हलाकत का बायस बन सकता है। और जैकब की हालत काबिले दीद थी। उसकी नज़रें द्रक्षा के जिस्म पर मरकूज थी, लेकिन उसके होंठ मुतहरक थे।
वक़्त ज्यों ज्यों गुजरता गया और हमारे दिल की धड़कनें भी तेज़ होती रहीं और फिर हमारी आंखें हैरत से फैल गईं। दरख्शा के चेहरे का रंग बदल रहा था और उसके अंदर ज़िंदगी की अलामतें पैदा हो रही थीं। ओरिगा ने अपना अमल जारी रखा और उसके हाथों की हरकत बेतदरीज तेज़ होने लगी और फिर हमने महसूस किया कि दरख्शा के सीने में हल्का सा तमूज पैदा हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की हरकत से उसे अंदाज़ा होने लगा कि वो जिंदा इंसानों की तरह सांस ले रही है और मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। कैलाश और जैकब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और फिर उस वक़्त कैलाश हैरत से उछल पड़ा जब दरख्शा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसके सामने मैं खड़ा था और उसकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराईं तो मेरे जिस्म में बरकी रौ दौड़ गई और मैं उन आंखों के सहर में डूबने लगा और वह 100% दरख्शा की हसीन आंखें थीं जो मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और मैं उन आंखों की गहराइयों में खोया जा रहा था कि दरख्शा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरा दिल धक से रह गया। मैं अभी सख्ते की हालत से दो चार था कि उसने दोबारा आंखें खोल दी और मुझे देखकर इस तरह जल्दी जल्दी अपनी दराज पलकों को झिपकाने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो और फिर उसके गुलाबी होंठों पर एक सहाराना तबस्सुम फैल गया जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो और मुझ पर बेखुदी का आलम तारी रहा और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कैलाश ने लपक कर मेरा बाजू थाम लिया और तब मुझे याद आया कि ओरिगा ने हमें सख्ती से मोहतात रहने का मशवरा दिया था और मैंने कैलाश को इस्तफामिया नज़रों से देखा और उसकी निगाहों में भी हैरत और अस्तजाब मौजूद था। शायद उससे अभी तक दरख्शा की ज़िंदगी पर यकीन ना आ सका था। ओरिगा ने अपनी ज़ुबान में उसे मुखातब किया तो दरख्शा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और मैंने महसूस किया कि वह यकलक संजीदा हो गई। उसके गुदाद होंठों पर खेलने वाला शोक तबस्सुम गायब हो चुका और उसने ओरिगा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि झपकाए बगैर देखती रही और तब ओरिगा ने अपने हाथ के नीचे गिरा लिए और दफीना की मुकामी ज़ुबान में बोला, मेरी मासूम बच्ची, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? और उसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। हैरत से ओरिगा को तकती रही और उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। मुकद्दस ओरिगा तुमसे मुखातब है। इस बार ओरिगा का लहजा सख्त हो गया। मैंने तुम्हारा नाम दरियाफ़त किया है। दारख्शां, उसकी आवाज़ तहखाने में गूंजी तो जैसे जलतरंग बाज उठे और मुझ पर शादी मर्ग की कफ़ियत तारी होने लगी। वो वाकई दरख्शां की आवाज़ थी जिससे मैं लाखों में आंखें बंद करके पहचान सकता था। तुम, हाँ दरख्शां, तुम एक तवील अरसे से किसी की मुंतज़िर थी। और दरख्शां ने खोए खोए लहजे में जवाब दिया और जैसे कोई भूली बसरी बात याद कर रही हो। और वह जिसे तुम याद कर रही थी उसका नाम क्या है? जमाल, उसने रुक रुक कर जवाब दिया और उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर मेरी हालत गैर होने लगी। कैलाश और जैकब भी दम खुद खड़े उन दोनों की बातें हैरत से सुन रहे थे। तुमने अपने जमाल से जुदा होते वक़्त कोई फरमाइश की थी और ओरिगा पलके झपकाए बगैर दरख्शां की आंखों में झांक रहा था। हाँ, मैंने कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे और वो अपनी याददाश्त को करीबते हुए बोली। और मैंने जमाल से कहा था कि मुझे हासिल करने के लिए उसे तवील सफ़र तय करना पड़ेगा और मैं आज तक उसकी राह देख रही हूँ। क्या तुमने कभी जमाल से मिलने की कोशिश की थी? हाँ, शायद ख्वाब में मैं उससे मिलती रही हूँ और अब तुम हकीकत में जमाल से मिलोगी और वह बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। एक सूरज गुरूब होने की देर बाकी रह गई और फिर तुम तवील अरसे तक एक दूसरे के साथ रहोगे और ओरिगा का साया भी तुम्हारे हम रकाब होगा और अब तुम दोबारा सो जाओ और कल तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया और खुशगवार सूरज तलू होगा। और दरख्शा ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता से पलकें मूंद लीं और ओरिगा कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर मेरी जानब मुड़कर मुखातब हुआ, अब तुम और तुम्हारे साथी वापस जा सकते हैं। नहीं, फिलहाल मैं शदीद थकान महसूस कर रहा हूं, इसलिए तुम लोगों की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। कल दोबारा हमारी मुलाकात होगी और हमारे पास सवाए तामील हुक्म के कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ओरिगा के पीछे पीछे हम ऊपर वाले के मकबरे में पहुंच गए और टामी बदस्तूर नीचे रह गया और हमारे ऊपर आते ही पत्थर की चौकी दोबारा सिड़ कर उसी तरह अपनी जगह आ गई कि उसके नीचे किसी ज़मीन दो तहखाने का गुमान भी नहीं किया जा सकता था। और हमने वहां रुकना या ओरिगा से मजीद कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। कल हमारी मुलाकात गार के दहाने पर होगी। तुम औरों के मुजस्मे के चबूतरे के करीब आने की कोशिश ना करना। और हमने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से ज़मीन दोज मकबरे से बाहर निकल आए और ओरिगा की पुरअसरार शख्सियत और उसकी पुरअसरार बातों ने हम पर जो कैफियत तारी कर दी थी वो बहुत देर तक बरकरार रही। और फिर अगले दिन ओरिगा अपने वादे के ऐन मुताबिक
गार के दहाने के करीब खुले आसमान के नीचे खड़ा हमारी सिमत देख रहा था और उसके जिस्म पर वही लिबास था जो हमने मकबरे में देखा था, लेकिन द्रक्षा हल्के आसमानी रंग के लिबास में मलबूस थी और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके रुखसारों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहटें रक्स कर रही थी और आंखें मेरे ऊपर जमी हुई थीं और मैं उनकी आंखों के सहर में डूबने लगा। और टॉमी ने हमें देखकर भौंकना बंद कर दिया और तेजी से दुम हिलाने लगा। मैंने करीब पहुंचकर ओरिगा की जनब देखा और द्रक्षा के हसूल के सिलसिले में उसका शुक्रिया अदा किया। उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन ओरिगा के चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे झुर्झुरी आ गई। उसकी आंखों में मेरे लिए कहरो गजब था, नफरत थी, हकारतें उभर रही थीं और मैंने उनकी निगाहों से बचने की खातिर द्रक्षा की जानब मतवज्जा होने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने इरादे में मायूसी का शिकार होना पड़ा और तब किसी अनजाने खौफ के एहसास से मैं सरतापा लरजने लगा। ओरिगा की खौनख्वार निगाहों से कहरो गजब की चिंगारियां उड़ रही थीं और वह मुझे जिन नजरों से देख रहा था उनमें दुनिया जहान की नफरतें और हकारतें उभर रही थीं और उसकी निगाहों में कुछ ऐसा सहर था कि मैं अपनी तवज्जो किसी और जानब मबजूल ना कर सका और कुछ देर तक किसी मामूल की तरह उसकी आंखों की गहराइयों में गोते लगाता रहा। और फिर एक ख्याल तेजी से मेरे जहन में उभरा और मैंने अपना सीधा हाथ बुलंद किया और मजजूब की अंगुष्ठरी को निहायत अदब व एहतराम से चूम लिया। मेरा गया ख्याल गलत साबित नहीं हुआ। लकड़ी की अंगूठी को अकूदत से चूमते ही मैं और रीगा की निगाहों के सैर से आज़ाद हो गया और उसकी निगाहों के तेवर भी बदलने लगे और मैंने पलट कर द्रक्षा की सिमत एक नज़र डाली। वो अपनी तमाम तरहशर सामानियों के साथ मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी और उसके सहर अंगेज आंखों की मकनातीसी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचने लगी और मैंने अपने इरादों की तकमील की खातिर कदम बढ़ाया, लेकिन ठटक कर रुक गया और रीगा की ठोस और भारी आवाज़ मेरी कुव्वत समाज से टकराई। जमाल असगर, मैं हस्बे वादा तुम्हारी इमानत वापस लौटाने आ गया हूँ और मैं मुकद्दस ओरिगा का शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज समझता हूँ। और मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों के जाविये तब्दील हो चुके थे और चेहरे पर फितरी करख्तगी के अजहार के तौर पर जो सिलवटें नुमाया हुई थी वो बतदरीज खत्म हो रही थी। क्या मैं यकीन कर लूँ कि तुम अब वसवसों की कैद से छुटकारा हासिल कर चुके हो? वो शहाना वकार से बोला। और द्रक्षा का हसूल मेरी जिंदगी की सबसे नुमाया कामयाबी है और मैं इस वक्त बेहद मसरूर हूँ, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो मेरी ज़हन में बदस्तूर बाकी हैं। मैंने संजीदगी से कहा, क्या मुक़द्दस ओरिगा मेरी उलझनों को दूर कर सकता है? और जो आंखें पूरी कायनात पर मोहित हों वो दिलों की गहराइयों में भी झांक सकती हैं। और मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है, पर क्या ये परेशानियां दूर करने में तुम्हारी अक्ल व दानिश मेरी मुआवनत नहीं करेगी? तुम्हें जिस गोहरे नायाब की तलाश थी वो मिल गया और कनात करने वाले तफक्करात और उलझनों से दूर रहते हैं और मैं इसके बावजूद इसरार करूंगा कि मुझे मुतमिन किया जाए। मैंने जिद की। तुम्हें जीनी यकीनन याद होगी, उसके होंठों पर एक मैंने खेत तबस्सुम उभराया। शायद उसने तुम्हें बावर कराने की कोशिश की थी कि तुम ओरिगा के मुकाबले में ज्यादा पुरअसरार कुव्वतों के मालिक हो। कुछ दाव ऐसे भी होते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं होता। मैंने इंगश्तरी वाला हाथ फिजा में बुलंद करते हुए मैंने खेद अंदाज में कहा, और तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जिसे तरियाक समझ रहे हो मैं उसे अंधे की लाठी कहूंगा। और ईगा ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से लकड़ी की अंगूठी को देखते हुए जवाब दिया, और जहां तक मेरी निगाहें ना जा सकती हों वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें सदियां दरकार होंगी। और मुझे यकीन था कि तुम्हारी आंखें इतनी बुलंदी तक परवाज नहीं कर सकेंगी। मैंने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो उसके तेवर एक लम्हे को खतरनाक हो गए, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। मैं तुम्हारी बात की तरदीद नहीं करूंगा। मैंने कई बार उड़ाने की कोशिश की लेकिन मेरी कुव्वत परवाज जवाब दे गई। वो मुस्कुराकर बोला, गोया तुम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हो। मैंने कहा ना, वक्त जो तुम्हारी जुबान को बेलगाम कर दिया है, मगर तुम अल्फाज की तरतीब से ना वाकफ हो। वो मुझे घूरते हुए बोला, शिकस्त तस्लीम करने और थक कर बैठ जाने में बड़ा फर्क है। गौर से मेरे बुढ़ापे पर एक नजर डालो और मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी उम्र का तखमीना लगा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 150 साल। मैंने यूं ही हवा में तीर छोड़ा। अभी तुम तिफले मकतब हो जमाल असगर। वो मुस्कुरा दिया और फिर यकलक संजीदगी से बोला, क्या तुम यकीन करोगे कि मेरी उम्र 1500 साल से भी ज्यादा है? मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने पूर्वकार अंदाज में हाथ उठाकर मुझे रोकते हुए कहा, तुमको वक्त ने बोलना जरूर सिखा दिया, लेकिन अभी बेवुनियत के फन में महारत हासिल करने में तुम्हें खासा वक्त लगेगा।
मैं ओरिगा की बात का जवाब देना चाहता था, मगर जैकब दरमियान में बोल उठा। मुकद्दस ओरिगा, तुम देवताओं के देवता हो और मैं तुम्हारी कुव्वत का नाकाबिले यकीन कारनामा भी अपनी गुनहगार आंखों से देख चुका हूं। लेकिन तुम्हारा एक अमल तुम्हारी शख्सियत की नफी करता है कि तुमने और मैंने नहीं, फादर सावरी को अजीम कुव्वतों ने मौत से हमकिनार कर दिया जो अपना राज दूसरों पर अया नहीं करना चाहती। और ईगा ने तेजी से जवाब दिया तो मैं भी शशदर रह गया। क्या तुम उन कुव्वतों से वाकिफ हो? कैलाश ने दराफत किया। वो सब ओरिगा की गुलाम हैं, वो शाहाना अंदाज में बोला, और हर लम्हा ओरिगा की पलकों की जुम्बश पर निगाह रखती हैं। वो लाजवाल कुव्वतें हैं और मेरे दोस्त, तुमने उन बेपनाह ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। गोया तुम हमें अपनी बेपनाह कुव्वतों से मरऊब करने की कोशिश कर रहे हो। जैकब निहायत मासूमियत से बोला, और क्या ये बात तुम्हारे शयाने शान थी कि तुम्हारी पलकों की जुम्बश ने मसीह के एक पैरोकार को मौत की अवधि नींद सुला दिया? मुझे अफसोस है मेरे मोहतरम, लेकिन सावरी ने अपनी हदूद से तजावज़ करने की कोशिश की थी। दरख्शा मेरी जिंदगी, मैंने ओरिगा को नज़रअंदाज करके दरख्शों को मुखातब किया। क्या तुम अपने जमाल को नहीं बताओगी कि जेसिका मकलूश और आराम बाग के क्या मैनी है? और जवाब में दरख्शा ने हैरत से ओरिगा की सिमत देखा और फिर मुझे खाली खाली नज़रों से घूरने लगी, और उसके अंदाज में बेबसी महसूस करके मैं तड़प उठा और दरख्शा की नीलगी आंखों में हसरतें मचल रही थी। शायद वो भी मुझे जवाब देने से गुरेज कर रही थी। फादर जैकब, अब तुम अपनी निगाहों से देखोगे को ओरिगा को अपनी मौत पर भी इख्तियार है, लेकिन तुम लोग जो कुछ देखोगे उसका तज़किरा मेरे लोगों से नहीं करोगे। और फिर ओरिगा ने हमारी जानब बारी बारी देखा और उसके बाद उसने आसमान की सिमत नज़र उठाकर 3 बार बड़ी अकीदत से बाहुगामा कहा और फिर आंखें बंद कर ली। और हम खामोश खड़े पलके झपकाए बगैर ओरिगा को देख रहे थे, और उसकी आंखें बंद करते ही हमारी निगाहों ने जो मंजर देखा वो अक्ल सलीम तस्लीम नहीं कर सकती। ओरिगा का जिस्म तेजी से अकड़ने लगा और फिर यूं लगा जैसे उसके जिस्म का गोश्त और हड्डियां भुरभुरी मिट्टी में तब्दील हो रही हों और जगह जगह दरारें सी पैदा होने लगी। उसके बाद हवा का एक तेज झोंका आया और ओरिगा के वजूद को मिट्टी के जर्रात की शक्ल में समेट कर बगोलों की तरह तेजी से चकराता हुआ निगाहों से उजल हो गया और हम पर सख्ता तारी हो गया। और फिर मैं उसी वक्त चौंका जब दरख्शा जमाल कहते हुए बेसाख्ता मेरी तरफ लपकी, और फिर जैसे दरख्शा को वाकई होश आ गया। क्यों जमाल, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कब आए? और डॉक्टरों ने तुम्हें आराम का मशवरा दिया था। मैंने दरख्शा की जहनी हालत को महसूस करते हुए जल्दी से कहा, तब्दीली आबो हवा तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। और इस मकाम का नाम क्या है? कोई पहाड़ी इलाका दिखाई देता है, लेकिन यहाँ आबादी नजर नहीं आ रही, दरख्शा ने उलझते हुए कहा। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी भूली बसरी याददाश्त को कुरीदने की कोशिश कर रही हो, और मैंने उसे बातों में बहलाने की कोशिश की, लेकिन कैलाश ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और फिर दरख्शा के चेहरे को बगौर देखते हुए ठोस आवाज में बोला, ये इलाका भूरी पहाड़ियों के नाम से याद किया जाता है और यहाँ ओरिगा के सिवा कोई नहीं रहता। ओ रीगा, दरख्शा ने अपनी मुठिया भींच ली और कैलाश की जनब देखते हुए ख्वाबीदा लहजे में बोली, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैं अस्पताल में थी और तुमने हवेली के अंदर ही इंतजामात कर लिए थे और मैं मां बनने वाली थी, लेकिन मेरा केस बिगड़ गया और तुमने हंगामी तौर पर ऑपरेशन करके मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं शायद बेहोश हो गई थी और फिर मुझे होश आया तो वो मेरे करीब खड़ा था और उसने मुझे अपना नाम ओरिगा ही बताया था। वो तवील उल कामत बूढ़ा जिसके सर और दाढ़ी के बाल रुई के गाले की तरह सफ़ेद और नरम थे और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने इनकार करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की कशिश ने मेरी जुबान गंग कर दी और फिर वह मुझे बच्चों की तरह हाथों में उठाकर फिजा में प्रवास करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद दरख्शा अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकी और अगर मैंने लपक कर उसे हाथों में ना संभाला होता तो शायद वो तिवरा कर संगलाख जमीन पर गिर गई होती। और जैकब ने सहम कर अपने सीने पर सलीब का निशान बनाना शुरू कर दिया और कैलाश ने मेरा हाथ बिठाया और दरख्शा को जमीन पर लेटा दिया। फिर मैंने कैलाश से कहा कि क्या तुम इसे होश में लाने की कोई तदबीर इख्तियार नहीं करोगे? नहीं, कैलाश ने ठोस और सर्द लहजे में जवाब दिया, ये फर्ज भी ओरिगा की रूह को अदा करना होगा। और मैंने कैलाश के जवाब पर उसे हकारत भरी नजरों से घूरा और फिर कुछ सोचकर अपने होंठ सख्ती से दांतों तले भींच लिए और दरख्शा के चेहरे पर निगाहें जमा दी जो खुले आसमान के नीचे संगलाश फर्श पर बेसुध पड़ी थी।
जमाल, क्या मैं पानी लाऊं? जैकब ने मेरी दिलजोई की खातर कहा और मुंह पर पानी के छींटे देने से। क्या तुम अपनी जुबान से कुछ देर के लिए बंद नहीं रख सकते? कैलाश ने करख्त आवाज में जैकब को मुखातब किया। तुम कैसे नामाकूल सर्जन हो। एक मरीदा तुम्हारी निगाहों के सामने बेहोश पड़ी है और तुम ड्रेकोला जैसे अंदाज में हमें दिखा रहे हो। मुकद्दस बाप अपना साया हमारे सरों पर कायम रखे और अगर द्रक्षा भाभी को कुछ नहीं होगा। फादर जैकब कैलाश सपाट आवाज में बोला। क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि ओरिगा ने आसमानों की सिमत परवाज करने से बेशतर कहा था कि द्रक्षा ने देवताओं का वह खास मशरूब पी लिया है जो उसे जिंदा रखेगा। और मैंने चौंक कर उसे वजाहत तलब नजरों से देखा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं ओरिगा की बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। हाँ जमाल, कैलाश ने मेरा शाना थपथपाते हुए संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हारी द्रक्षा को शदीद जहनी झटका पहुंचाने का एक तरीका आजमाया है। अगर ओरिगा की पुरइसरार कुव्वत ने उसे दोबारा नॉर्मल कर दिया तो मैं उसे द्रक्षा भाभी की हैसियत से कबूल कर लूंगा। और खुदा की कसम, जो कुछ हो रहा है वो कम से कम मेरी समझ से बालातर है। जैकब बोला। और मैं एक बार फिर तुम्हें खामोश रहने का नेक मशवरा दूंगा। कैलाश ने नरमी से जैकब से कहा और फिर हाथ बढ़ाकर द्रक्षा की नबज देखने लगा। और मैं खामोश बैठा सर्जन कैलाश के चेहरे के तासरात का जायजा लेता रहा। द्रक्षा की बेहोशी और कैलाश की बातों ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया। क्यों? कैलाश नबज का मुआयना कर चुका तो मैंने कदरे खुश्क आवाज में कहा। बस ये डॉक्टर, तुम्हारा क्या ख्याल है? दिल और नबज की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है और मैं उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? अगर मेरी द्रक्षा को होश आ गया तो तुम आइंदा उसके बारे में कोई शक नहीं करोगे। जमाल, अगर द्रक्षा की जुदाई मेरा मुकद्दर है तो मैं वादा करता हूं मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगा। मैं जज्बाती हो गया। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद द्रक्षा ने दोबारा आंखें खोल दी और मेरे अलावा जैकब के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई और कैलाश बेदस्तूर संजीदा रहा। जमाल, द्रक्षा ने मुझे देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहीं भी नहीं, मैंने तेजी से कहा। एक पल के लिए भी तुम्हारे करीब से दूर नहीं हुआ। और कैलाश ने जैकब को साथ आने का इशारा किया और फिर चहलकदमी के अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ साहल की जानब चला गया। और जैकब ने हॉनकों की तरह मुंह खोलकर उसकी तकलीद की। और फिर जब हम तन्हा रह गए तो द्रक्षा ने बड़ी राजदारी से कहा, जमाल, तुम आइंदा मेरी खातर अपने दोस्तों से कभी कोई तकरार ना करना। द्रक्षा, मैं चौंक उठा। क्या तुम? हाँ जमाल, मैं तुम लोगों की बातें सुन रही थी। कैलाश को कायल करने की खातर मैंने अपनी बेहोशी का नाटक रचाया था और अगर ऐसा ना करती वो तुम्हारे अजीज दोस्तों को मेरे वजूद पर कभी यकीन ना आता। और द्रक्षा ने मुझे ऐसी सहर अंगेज निगाहों से देखा कि मैं उनकी मकनातीसी कशिश में डूब कर रह गया और मसरत की एक लहर पूरे शिद्दत से मेरे वजूद से टकराई। द्रक्षा को दोबारा हासिल कर लेने के बाद मुझे किसी सूजो ज़ियां का एहसास बाकी ना रहा और मैंने अपने मादी को यकसर फरामोश कर देने की कोशिश की। अपने जागीर के बारे में मुझे इत्मीनान था कि जब तक दीवान जी की सांस बाकी है जागीर के मामलात उसी तरह चलते रहेंगे और जिस तरह मैं उन्हें छोड़कर आया था। और रहे मेरे अजीज़ो अकारब, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई मेरा सगा करीबी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो मेरी मौत पर बैठकर आंसू बहाता या मेरी खुशियों पर किसी मुसर्रत का इजहार करता। अलबत्ता मेरी मौत पर उन्हें खुशी जरूर होती, इसलिए कि मेरे बाद वही मेरी जायदाद के वारिस होते। और किबला वालिद साहब की मौत के बाद भी मेरे उन्हीं सौतीले भाइयों ने मेरे करीब आने की कोशिश की थी। द्रक्षा बेहद मसरूर नजर आ रही थी और एक तवील अरसे के बाद तन्हाई मिली और हम बातें करते एक दूसरे को छेड़ते जंगल में दाखिल हो गए और वहां सवाए वीरानियों की और कुछ न था और हर सिमत गहरा सकूत नजर आया। हम घने जंगल में दूर तक चले गए लेकिन ना तो हमें कोई बंदा मिशन मिला और ना ही किसी हशरातुल अर्ज का वजूद नजर आया। और इस ख्याल से कि कहीं हम रास्ता ना भटक जाए मैंने वापसी का इरादा जाहिर किया तो द्रक्षा ने नहायत मासूमियत से पूछा, क्या तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर गया? तुमसे नहीं द्रक्षा, ऐसा ना कहो। और तुम यहाँ क्या देखने आए थे? लेकिन वो दूसरी तरफ मतवज्जा थी और शायद उसने मेरा जुमला भी नहीं सुना और ना जाने किन ख्यालों में मुस्तगरक रहती और ये कैफियत उस पर अक्सर तारी हो जाती। और द्रक्षा, मेरी जिंदगी, तुम किन ख्यालों में गुम हो? और मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंकी और फिर सहमे हुए अंदाज में मेरे करीब आते हुए बोली, जमाल, मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जैसे बहुत सारे लोग रो रहे हों। और ये कौन लोग हैं जो नज़र नहीं आ रहे? और ये आवाज़ें किस किस्म की हैं?
ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने चारों तरफ घनी झाड़ियों को देखते हुए कहा, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। तो फिर ये रोने धोने की आवाजें और दरख्शां न जाने किस नादीदा खौफ से कांप रही थी, और मैंने फौरन ही वापसी के ख्याल से पलटा। लेकिन उसी लम्हे मुझे रफीकी की बात का ख्याल आ गया। उसने कहा था कि मैं कभी कभी अंगूठी को चूम लिया करूं, और किसी फौरी जज्बे के तहत मैंने अपना सीधा हाथ बुलंद किया और लकड़ी की अंगुष्ठरी को निहायत अकीदत से चूम लिया। और तब मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, और मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। हम जहां खड़े थे वहां चारों तरफ बुलंद इमारतों के खंडरात नजर आ रहे थे, और कभी वो जगह यकीनन एक खूबसूरत शहद की तरह आबाद रही होगी, लेकिन अब वहां हर सिमत वीरानी का राज था। मैंने दरख्शां का हाथ थाम कर आगे बढ़ना शुरू किया, और अभी हमने चंद कदम का फासला तय किया था कि मेरे कानों में भी रोने धोने की आवाजें आना शुरू हो गईं, और मैंने बरक रफ्तारी से पलट कर देखा। हम इस वक्त किसी वसी इमारत के शिकस्ता सहन में एक चबूतरे के सामने खड़े थे, और मैंने उस चबूतरे को गौर से देखा जिस पर किसी औरत का मुजस्मा निस्ब था, और उस मुजस्मे का चेहरा हुस्न जमाल का एक हसीन मरका था जिस पर तमक्कनत और जाहो जलाल झलक रहा था, और उसकी हसीन आंखें आसमान की सिमत उठी हुई थीं, और तराशीदा होंठ नीम वा नजर आ रहे थे। उसके अंदर ऐसी कशिश थी जो मेरे दिल को अपनी जानब खींच रही थी, और यूं महसूस होता था जैसे वह मोहब्बत की देवी हो। दरख्शां, क्या तुम इस हुस्न के खूबसूरत मुजस्मे को देख रही हो? और मेरा ख्याल है कि यह मुजस्मा उस बुते काफर का होगा जो कभी इन वीरान खंडरात की हंसती बोलती आबादियों के दिलों पर राज करती होगी, और मुमकिन है कि यहाँ की मलका रही हो। और तुमने गलत नतीजा अखज़ किया जमाल, दरख्शां ने सपाट आवाज में जवाब दिया। तुम जिसे मोहब्बत की देवी समझ रहे हो वो जिंदगी की अलामतों की एक नायाब झलक है। इसे गौर से देखो और समझने की कोशिश करो तो तमाम हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इसके जिस्म को ढांपने से ये मुराद है कि हम हमेशा जिंदगी का सिर्फ चेहरा देखते हैं, और बकिया हिस्सा हमारी नजरों से उज्जल और पोशीदा रहता है। उसके हाथ इसलिए नुमाया और आसमान की जनब बुलंद हैं कि जिंदगी हरकत और हकीकत का तस्वर पेश करती है, और इंसान को इस बात की तरफ रागब करती है कि जो कुछ तलब करना है अपने खुदा से हाथ फैलाकर तलब करो। मैंने दरख्शां की जनब गौर से देखा। उसकी नजरें बदस्तूर मुजस्मे पर जमी हुई थीं, और फिर वो किसी ख्याल में गुम हो गई, और मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रोने धोने की आवाज़ें यकलख तेज हो गईं, और मैंने उन आवाज़ों की तवज्जो से सुना और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। जिंदगी के मुजस्मे के अकब में बेशुमार नंग धड़ंग और तवील उम्र बूढ़े हल्का बनाए बैठे बयान कर रहे थे, और वह बड़े दराज कद नजर आए, और उनकी उम्रों का अंदाजा उनके चेहरों की झुर्रियों से लगाया जा सकता था जिसके अंदर न जाने कितने असरार पहना थे। और मैं झिझके बगैर उनके करीब चला गया, और उनके दरमियान आग रोशन थी, और उन्होंने मेरी जानब कोई तवज्जो नहीं दी, गर्दन झुकाए बैठे बयान करने में मसरूफ रहे। दरख्शां, ये कौन लोग हैं और इस तरह बयान क्यों कर रहे हैं? उनके शोक की वजह तुम हो जमाल। मैंने हैरत से कहा। हाँ जमाल, तुम। दरख्शां ने मेरी तरफ खोए खोए अंदाज में देखते हुए सपाट आवाज में कहा, याद करो जिन्नी ने तुमसे कहा था कि ये वही तवील उम्र जादूगर हैं जो एक तवील मुद्दत से ओरिगा की पूजा करते चले आ रहे हैं, और ये अपने इलाके में अमन और सुकून के ख्वाहां थे। उन्होंने और दफीना के कबीले के लोगों को खौफजदा करके बूढ़ी पहाड़ियों की तरफ आने से रोक दिया, और ये चाहते तो उनकी पलकों की एक जुम्बश कबीले की तमाम आबादी को नीस्तो नाबूद कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुमने इनके साथी को पत्थर मारकर उनके दिलों को ठेस पहुंचाई है। हाँ जमाल, सारिगा इनका साथी है, और ये चाहते तो तुम्हें भी, मगर ओरिगा का हुक्म था कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कोई गुजंद ना पहुंचे, लिहाजा ये खामोश हो गए, और अब ये रो रो कर ओरिगा से फरियाद कर रहे हैं। ओरिगा, मैंने अपना निचला होंठ चबाते हुए आहिस्ता से कहा। हाँ जमाल, ओरिगा अमन और ताकत का सरचश्मा था, लेकिन तुम्हारी खातर, सिर्फ तुम्हारी खातर। मेरी खातर क्या किया उसने? मैंने दरख्शां की पुरइसरार खामोशी से उलझते हुए दरियाफ्त किया, लेकिन अब वो मेरी सिमत नहीं, तवील उम्र बूढ़ों की तरफ देख रही थी। और फिर उसने उन्हें बुलंद आवाज में मुखातब किया, जेसिका, बाहोगामा, अबेश। और तब मैंने देखा कि वो मुअम्मर लोग यकलख्त खामोश हो गए,
और उन्होंने चौंक कर द्रक्षा की जानब देखा और फिर जल्दी से दोजानू होकर अपने सर जमीन पर टेक दिए और मैंने द्रक्षा की सिमत गौर से देखा। मुझे उसकी निगाहों में मौत के भयानक साए मंडलाते नजर आ रहे थे और उन हसीन आंखों में जिंदगी की एक मामूली सी झलक भी नहीं थी। द्रक्षा, मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी आवाज पर कोई तवज्जो नहीं दी। हाथ बुलंद किए उन्हें दिलासा देती रही जो उसके सामने बार बार अपने सर जमीन पर टपक रहे थे। द्रक्षा, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया और फिर उसका बाजू थाम कर झंझोड़ने लगा और मेरी तमाम तर तवज्जो द्रक्षा के चेहरे पर मरकूज थी और मैंने उसे जोर से झंझोड़ा तो वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। अब उन आंखों में जिंदगी की तमाम इलामतें मौजूद थीं और वह मेरी द्रक्षा की नीलगों और हसीन आंखें थीं जो मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। क्या बात है जमाल, तुम किस बात से खौफजदा होकर चीख रहे हो? उसने बड़े प्यार से मुझे मुखातब किया। द्रक्षा, ये सब और मेरी आवाज मेरे हल्क में घुट कर रह गई और वो मंजर जो मेरी आंखें देख रही थी शायद कोई भयानक ख्वाब था जो द्रक्षा के चौंकते ही मेरी निगाहों से उजल हो गया और मैंने तेजी से अतराफ का जायजा लिया जहां हर सिमत घनी झाड़ियां खामोशी से सर उठाए खड़ी मेरी वहशत का तमाशा देख रही थी। तुम क्या महसूस कर रहे हो जमाल? द्रक्षा ने मेरी बौखलाहट को महसूस करते हुए बड़ी मासूमियत और लगावट से पूछा। क्या बकौल जैकब के किसी हशरातुल अर्ज़ ने तुम्हें खौफजदा कर दिया? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है, मैंने जल्दी से अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा और फिर मैंने वहां रुकने की हमाकत नहीं की। द्रक्षा का हाथ थाम कर घने जंगल से बाहर आ गया और उस सिमत कदम उठाने लगा जहां गार के दहाने पर जैकब और कैलाश हमारे मुंतजिर थे। निसफ रात गए तक हम इसी तरह खुश गप्पियों में मसरूफ रहे और फिर हमारी आंख लग गई। हम कितनी देर तक सो सके मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर याद है कि दूसरी बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने कैलाश को कराहते हुए सुना और किसी फौरी खतरे के पेश नज़र में हड़बड़ा कर उठा, लेकिन उसी लम्हे कोई सख्त सी शय मेरी पुश्त पर जमा दी गई और एक सर्द आवाज़ मेरी कानों से टकराई। अगर तुमने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा जिस्म बेदरे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और मैं कच्ची नींद से बेदार हुआ, इसलिए मैंने खतरे का एहसास होते ही दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और फिर हालात का जायजा लेने लगा। जैकब और द्रक्षा मुझे आसपास कहीं नजर ना आए और कैलाश एक स्याह फाम हबशी के बाजों पर झूमता नजर आया। गालिबन मेरे दुश्मनों ने उसको काबू करने के लिए उसके सर पर कोई काली ज़रब लगाई थी और वह कराह कर बेहोश हो गया था और कबल इसके कि मैं पूरी तरह मामले की नोयत समझ पाता, मेरी पुश्त पर मौजूद शख्स ने जो लबो लहजे से कोई अंग्रेज मालूम होता था अपने स्याह फाम साथी को करख्त लहजे में मुखातब किया। इसे भी ले जाकर मोटर बोट में डाल दो, लेकिन आंखें खुली रखना, अगर कोई फरार हो गया तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। और तुम्हें शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि बास की डिक्शनरी में मुआफ़ी का कोई लफ्ज़ नहीं। स्याह फाम हबशी ने जिसकी आंखें बेहद चमकीली थी और जो कदो कामत और डेल डोल के एतबार से बहुत ज्यादा ताकतवर और बेरहम नजर आ रहा था, इस बात में सर को जुम्बश दी और कैलाश के बेहोश जिस्म को एक झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाला और पहाड़ी की उस सीमत कदम उठाने लगा जिधर खुला समंदर था। और अपने कारीन की मालूमात के लिए यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि भूरी पहाड़ी का महल वकू कुछ इस किस्म का था कि 2/3 हिस्सा और ओरोफीना कबीले की जानब और जिसके दरमियान समुद्री झील वाक़या थी और बाकी हिस्सा खुले समुंदर से मिलता था और हमारे दुश्मन यकीनी तौर पर खुले समुंदर की जानब से आए थे, जिसका अंदाज़ा मुझे स्याह फाम हबशी को मिलने वाले हुक्म के बाद हुआ। वो कौन थे और अचानक भूरी पहाड़ियों तक किस तरह आ गए और उन्हें हमसे क्या दुश्मनी थी? मैं अभी इन बातों पर गौर कर रहा था कि मेरे नादीदा दुश्मन ने जो मेरी पुश्त पर मौजूद था बड़े सफ़ाक लहजे में मुझे मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम हमें अडगर और अबू रियाज का पता बताना पसंद करोगे? हमसे किसी रहम की उम्मीद फजूल होगी। वो करख्त और सर्द आवाज़ में बोला, अडगर और अबू रियाज को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर देंगे। ये मार्टन का वादा है और दूसरी सूरत में तुम्हारी मौत बड़ी इबरतनाक होगी। मेरे दोस्त, तुम्हें यकीनन हमारे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद को संभालते हुए संजीदगी से जवाब दिया, यकीन करो हम किसी अडगर या अबू रियाज से वाकिफ नहीं। और फिर तुम लोग इसी वीरान पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन शायद
मार्टिन को फर्जी कहानी सुनाकर बहलाने की कोशिश फजूल होगी। उसने पिस्तौल या रिवाल्वर की नाल मेरी पिस्टलियों में चबोते हुए तेजी से कहा, मैं हमेशा दो टोक फैसला करने का आदी रहा हूं, अडगर अबू रियाज या फिर अजियतनाक मौत। मेरी एक मामूली सी गलती मेरे साथियों को मौत के घाट उतारने में बहुत काफी साबित होती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा ख्याल था कि मैंने जो इशारे तुम्हें दिए हैं वही तुम्हारे लिए काफी होंगे। नहीं, मार्टिन संजीदगी से बोला, तुमने जो बातें की हैं वो हमारे जैसे कारोबार में मुलव्वस कोई आदमी भी कर सकता है, और ये बात तुम पहले से भी सोच सकते थे। और मैंने उसे हकारत से घूरा। और अब भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। अगर मैं कोड दोहराने से इनकार कर दूं तो फिर तुम्हारा फैसला मेरे साथियों की मर्जी से होगा। और तुमने कहा था कि तुम्हें ग्रुप में नायब की हैसियत हासिल है, और मैंने गलत नहीं कहा था। लेकिन तुमने अपनी बातों से हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश की है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी और मौत का इन्हिसार अब मेरे दोस्तों के मशवरे पर होगा, और ये मार्टिन का आखिरी फैसला है। सोच लो, हमारी मौत के बाद तुम अडगर और अबू रियाज की गिरद को भी ना पा सकोगे, और शायद तुम्हारा बास इतना बड़ा नुकसान ना बर्दाश्त कर सके। और ये हमारा जाती मामला है, तुम फिक्र मत करो। एक बार फिर गौर कर लो मार्टिन, मैंने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा, और तुमने आज तक अपने बास की शक्ल नहीं देखी, और तुम्हें जो अहकामात मासूल होते हैं वो बरकी और लासलकी निज़ाम के जरिए मासूल होते हैं। तुम वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हो। मार्टिन होंठ चबाते हुए सफाक लहजे में बोला, कोड या मौत, और दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लो। कोड, मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा। कान करीब लाओ, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। और मार्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया। मशकूक नजरों से घूरता हुआ अपना चेहरा मेरे करीब ले आया, और ऐसा करते हुए उसे अपनी निगाहों के जाविये भी बदलना पड़े। और मुझे उसी एक लम्हे की तलाश थी, और मौत को सर पर मंडलाता देखकर मैंने जिंदगी का जुआ खेलने का फैसला कर लिया, और मुझे मायूसी नहीं हुई। मार्टिन की नजर चूकते ही मैंने घुटने की एक शदीद जरब उसके पेट में लगाई, और वह कराह कर झुका, और मैंने पलक झपकते में उसका रिवाल्वर अपने कब्जे में कर लिया। और मैंने मार्टिन को ढनाल बनाकर उसके साथियों को अपने हुक्म पर चलाने का मंसूबा बनाया था। लेकिन स्याफाम हबशी, जो मौके की नज़ाकत को भांप चुका था, मुझसे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ, और मार्टिन के हलक से निकलने वाली कराह जैसे उसके लिए खतरे का सिग्नल थी। उसने तेजी से खुद को नीचे गिराया, और फिर कलाबाजी खाते हुए फायर झोंक मारा, और मुझे अपनी जहनी रान में ऐसी शदीद जलन महसूस हुई जैसे किसी ने उसमें गहरा शगाफ लगाकर सुर्ख मिर्चें भर दी हों। और हबशी का निशाना गजब का था। पहली गोली चलने के बाद मैं संभल भी न सका, और उसने पैंतरा बदल कर दूसरा फायर किया, और इस बार मेरा बायां शाना उधर का रह गया, और वक़्त की बसात मेरे हक में मनहूस साबित हुई, और मैंने संभलने की कोशिश की। लेकिन उसी लम्हे मार्टिन ने अपना रिवाल्वर मेरे हाथ से झपट लिया, और फिर उसने सीधा हाथ बुलंद करके कोहनी का इतना भरपूर वार मेरी गर्दन पर किया कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई, और पल भर में बाजी पलट गई, और मैं तिवराकर मोटर बोट के तख्तों पर गिरा, और मेरे कानों में हबशी का खौनख्वार जुमला गूंजा। उसने शायद मेरे साथियों को कवर करने के बाद तंबीह की थी, खबरदार, अगर किसी ने जरा सी भी जुम्बश की तो उसका जिस्म छलनी कर दूंगा। और मुझे इतना याद है कि गिरते वक्त मैंने दरख्शा की जानब देखा था, और मेरा ख्याल था कि वह पेश आने वाले हालात से खौफजदा और नर्वस होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, और मुमकिन है कि वह मेरा वहम हो। मगर जहां तक मुझे याद पड़ता है, दरख्शा के याकूबती होंठों पर इस वक्त भी एक बैनी खेत तबस्सुम मौजूद था, और मैंने उस मुस्कुराहट का मफहूम समझने की कोशिश की, लेकिन वक़्त ने मेरा साथ नहीं दिया, और मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूबता चला गया। वो एक निहायत पुरसकून और आरामदा बिस्तर था, और कमरे का माहौल ख्वाबनाक था। वहाँ की हर चीज़ में एक हुस्न, एक सादगी मौजूद थी, और मैंने तेज़ी से पलकें झपकाना शुरू कर दी। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था, और मैंने अपने बोझल जहन को खरीदना शुरू कर दिया। मैंने नजरें घुमाकर बाएं शाने की सिमत देखा, जहां निहायत सलीके से पट्टी बंधी हुई थी, और हाथ को जुम्बश देने की कोशिश की तो दर्द से तड़प उठा। मेरी दाहिनी रान भी फोड़ी की तरह दुख रही थी, और मैं शायद दुश्मनों की कैद में था, और वो मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करके मेरी जिंदगी बचाना चाहते थे। और फिर कैलाश मुझे होश में आता देखकर तेजी से मेरे करीब आया, और फिर नर्स से मुखातब हो गया, सिस्टर, क्या आप मेरे दोस्त को दोबारा? हालात पर मुनहसर है। नर्स ने मुझे मैनी खेत नजरों से देखा, और फिर ज़ाहिर मुस्कुराती हुई वापस चली गई।
रब्बे अजीम का एहसान है कि इस वक्त तुम पूरी तरह होशो हवास में हो। जैकब ने खुशी का इजहार किया। और हम इस वक्त कहाँ हैं? मैंने कैलाश से पूछा। अमेरिका के एक अस्पताल में। अमेरिका? मैंने हैरत का इजहार किया। हम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा मेरे दोस्त कि अपने ज़हन पर ज्यादा बोझ मत डालो। कैलाश निहायत अपनाइए से बोला। 2-4 रोज मुकम्मल आराम के बाद तुम्हारी कैफियत और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और वह मेरी द्रक्षा कहाँ है? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। वो भी खैरियत से है, कैलाश ने जल्दी से कहा और फिर बात का रुख बदलते हुए बोला। अब तुम जाती तौर पर खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, मोटर बोट में थे कैलाश, मैंने संजीदगी से कहा। मार्टिन मेरे कब्जे में आ जाता तो उसके साथी हमारे रहमो करम पर होते, लेकिन वो स्याह फाम हबशी ज्यादा चालाक साबित हुआ और मुझे याद है कि उसी की गोलियों ने मुझे शदीद जख्मी कर दिया था और मुझ पर नकाहत तारी हो गई थी। और फिर भगवान की कृपा है कि गोली ने तुम्हारे सिर्फ गोश्त की खरीद दरियाफ्त की और हड्डी का कोई हिस्सा या जोड़ मुतासफ नहीं हुआ। और क्या तुम मुझे बताओगे कि मार्टिन के साथियों ने हमें आज़ाद क्यों कर दिया? जमाल, तुम्हें फिलहाल नहीं, मैं तेजी से बोला। मेरी जहनी हालत पूरी तरह बहाल है और तुम मुझे तफसील से बताओ मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। मार्टिन और उसके साथी हमें अपने जहाज पर ले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि हमें धोखे से पकड़ लिया गया है। दरअसल उन्हें कुछ दूसरे लोगों की तलाश थी और फिर भी उन्होंने हमें 3-4 रोज तक मजीद अत्मीनान के लिए जहाज पर ही कैद रखा। और जब गिरोह के सरगना की तरफ से हमारी बेगुनाह होने की तस्दीक हो गई, तब उनका सलूक हमारे साथ कदरे बेहतर हो गया और फिर उन्होंने हमें जुबान बंद रखने की सख्ती से ताकीद की और मैं तुम्हें बेहतर इलाज के लिए अमेरिका ले आया। और भगवान का शुक्र है कि आज क्या तुम्हारे बयान से मैं ये समझूं कि आज मैं बहुत दिनों बाद होश में आया हूं? मैंने कैलाश को हैरत से तकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे जख्मों की हालत खराब थी, इसलिए डॉक्टरों के मशवरे से तुम्हें ज्यादातर बेहोश ही रखा गया। और मैं तुम्हें मुकद्दस मसीह के नाम पर यही मशवरा दूंगा कि पुरानी बातों को ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करो। जैकब ने सर्द आह भरकर कहा। और ये समझ लो कि हमने खुली आंखों से जो कुछ देखा वो सब फरेबे नजर था, शराब था। और हकीकत सिर्फ इतनी है कि रब्बे अजीम ने हमें दोबारा महजब दुनिया में वापस पहुंचा दिया और मार्टिन के गिरोह के लोग हमारे लिए आजादी का वसीला साबित हुए। द्रक्षा कहाँ है? मैंने जैकब के चेहरे के तासरात से उलझते हुए कैलाश से दराफत किया। और तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? वो दरअसल मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी। कैलाश, मैं उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बताओ मेरी जिंदगी कहाँ है? तुमको आराम की जरूरत है मेरे दोस्त। नहीं, मैं तलमला उठा, मुझे सिर्फ दरक्षा की जरूरत है। खुदावन तुम पर अपनी रहमतें नादल करे, जैकब ने आहिस्ता से कहा। दरक्षा भाभी के सिलसिले में भी तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा। वो कहाँ है? मैंने जैकब का जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। उसके लहजे में मायूसी का जो अंदाज था उससे मेरी वहशतें दो चंद होने लगी और मैंने उठने की कोशिश की तो कैलाश ने मेरा बाजू थाम लिए और मुझे समझाते हुए बोला, होश में आओ जमाल, ये क्या दीवानगी है? अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि अपने पैरों पर। और कैलाश, मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम देता हूं, अपनी दोस्ती और मोहब्बत का वास्ता देता हूं, मुझे बता दो कि मेरी दरक्षा कहाँ है और उसके बगैर मैं एक लम्हे भी जिंदा ना रह सकूंगा। और कैलाश ने कोई जवाब नहीं दिया। आंखों से जैकब को इशारा किया तो मुझे देखता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे कैलाश की हरकतें और बातें अजब लग रही थीं और मैं उसे दीवानों की तरह घूरता रहा। और जैकब के कमरे से चले जाने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, दरक्षा हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द। तो मेरे जहन में चिंगारियां सुलगने लगीं और मेरे लहू की गर्दश तेज हो गई। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो और मेरी बात का यकीन करो जमाल। मार्टिन और उसके साथियों ने दरक्षा भाभी को बतौर यरगमराल अपने पास जहाज पर रोक लिया और कैलाश ने सपाट आवाज में कहा, उन्होंने वादा किया है कि अगर हमने अपनी जुबान बंद रखी तो वह बहुत जल्द तुम्हारी अमानत में वापस कर देंगे। गोया तुम मेरी दरक्षा को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर चले आए और शायद इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी मेरी दरक्षा से ज्यादा प्यारी थी। लेकिन मैं दरक्षा के बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता और मैं उसे वापस लाऊंगा वह उसके लिए। और मैंने पागलों के अंदाज में उठने की कोशिश की तो कैलाश पूरी शिद्दत से मुझसे लिपट गया और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं, लेकिन मैं उसकी गिरफ्त से आजाद होने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा था। और मैंने कैलाश के मुंह भी नोचा और उसके बालों को जकड़ कर उखाड़ने की भी कोशिश की, चीखा चिल्लाया भी, मगर उसकी गिरफ्त से आजाद ना हो सका। और फिर जैकब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ एक अमरीकी डॉक्टर और अस्पताल का दूसरा अमला भी मौजूद था।
और मुझे यह समझने में देर ना लगी कि कैलाश ने जैकब को बाहर जाने का इशारा क्यों किया था, और मैंने खुद को आज़ाद कराने की आखिरी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। और फिर मुझे ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके बाद मेरी कुव्वत मदाफ़त लम्हों में ख़त्म हो गई और रगों में दौड़ता हुआ कोई जूद असर महलूल मेरे दिमाग से टकराया और दूसरे लम्हे मेरे जहन एक बार फिर तारीकियों में गोते खाने लगा। रफीकी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने फिजा में लहराता बल खाता उभरा तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। खुदा के नेक और बरगजीदा बंदे ने उससे मेरी निगाहदाश्त पर मामूर किया था और रफीकी ने मुझे यही बताया था कि मजदूब के इशारे पर मेरे काम आ रहा है और एक हाथ तक मेरी रहनुमाई करता रहेगा। मैंने रफ़ीकी को गौर से देखते हुए कहा कि मुझे यकीन था कि तुम आड़े वक़्त में ज़रूर मेरे काम आओगे और तुम्हें यकीनन हालात की सितम ज़रीफ़ी का इल्म होगा और ये भी कि मेरे संग दिल दुश्मनों ने दरख्शों के बतौर यरगमगाल अपने कब्ज़े में कर रखा है और मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ सैयदी, लेकिन क्या, मैंने तलमलाकर कहा, क्या तुम दरख्शा के हसूल में मेरी मदद नहीं करोगे? याद करने की कोशिश करो मेरे अजीज, मैंने ढके छुपे लफ्जों में पहले भी तुम्हें यही बावर कराने की कोशिश की थी कि तुम एक परछाई के ताक़ुब में अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो। जिसे तुम दरख्शा समझ रहे हो वो गंदी कुव्वतों का एक हसीन फरेब था और जिसे वक़्त ने तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। सैयदी, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बुजुर्ग की सिफारिश ने तुम्हें बर्बादी के रास्तों पर बहुत दूर निकल जाने से पहले ही बचा लिया। और जहन को खरीदने की कोशिश करो, अकल से सोचो। और क्या ओरिगा ने तुमसे यह दरख्वास्त नहीं की थी कि तुम एक खास वक़्त तक तिलसम कदे के तहखाने में सोई हुई रूह से बात नहीं करोगे? उसी फरीबी बूढ़े ने जो शैतानी कुव्वतों का मालिक था, मजदूब की इंगश्तरी को अंधे की लाठी कहा था और वो जानता था कि वक़्त के हसीन गर्दो पेश ने तुम्हारी आंखों में जो चकाचौंध पैदा कर दी है वो तुम्हें बुजुर्ग के लाजवाल तोहफे की जानब से गाफिल नहीं रखेगी। तुम जिंदगी के पुरपीच रास्तों पर भटकते रहोगे। और रफीकी के लहजे में जाना जाने कैसा शहर था कि मैं ना चाहने के बावजूद उसे बोलने से ना रोक सका और गुमसुम उसकी बातें सुनता रहा। उसने बावर कराया कि दरख्शां की मोहब्बत और उसकी जुदाई ने वक्ती तौर पर ईमानी कुव्वतों को कमज़ोर कर दिया था, जिसके सबब गंदी और स्याह कुव्वतों ने मुझे शिकार करने का मंसूबा बनाया और मुझे अपने जाल में फांसने की खातिर इस तरह हसीन और पुरफरेब वादियों के सहर अंगेज माहौल में भटका दिया कि मैं हर फरेब को हकीकत समझने लगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि भूरी पहाड़ियों पर मुअम्मर जादूगरों ने दरख्शा को देखकर उसे सजदे शुरू कर दिए थे? और गौर करो सैयदी, तुम एक कलमा गो मुसलमान हो, क्या खुदा के सिवा किसी और को सजदा जायज़ है? नहीं, तुमने एक फरेब को अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह समझकर वक़्त के हाथों सैकड़ों धोखे खाए हैं। सोचो मेरे अजीज, क्या उस फरेबी औरत ने जो तुम्हारे सामने दरख्शा का रूप इख्तियार किए हुए थी, एक मौका पर खुद इकरार नहीं किया था कि वो तुम्हारे दोस्तों को अपने वजूद का यकीन दिलाने की खातिर बेहोशी का नाटक खेल रही थी? और अगर वो तुम्हारी दरख्शा होती तो उसे तुम्हारे दोस्तों के साथ मकरूह फरेब की क्या ज़रूरत थी? और कोई जवाब है तुम्हारे पास? अगर वो फरेब है तो उसे मेरे दुश्मनों ने यरमगाल बनाने की हिमाकत क्यों की? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। इसलिए कि कुदरत को अब इन बदकारों की सरकूबी मंजूर है। और रफीकी ने यकीन से कहा कि तुम मजदूब की मेहरबानियों से बच गए, लेकिन जो दरख्शा को अपने लिए माले गनीमत समझ रहे हैं कुदरत के हाथों अजियतनाक तबाहियों और बर्बादियों का शिकार होंगे। उनका अंजाम इबरतनाक होगा। रफीकी, तुम कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने खुद को संभालते हुए टूटे हुए लहजे में पूछा। और अब भी वक्त है सैयदी, उसकी आवाज में मेरे लिए हमदर्दियां कूट कूट कर भरी हुई थी। होश में आने की कोशिश करो, तुम्हारी दरख्शा मर चुकी है और खुदावंद करीम को यही मंजूर था। और याद रखो, वो जो मर जाते हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आते, और यही एक मुसलमान का अकीदा है। और फिर मैंने नजरें घुमाकर देखा तो मजदूब मेरे करीब खड़ा दीवाना वार कह के लगा रहा था और मैं उसे आंखें फाड़े देखता रहा। क्या देख रहा है? क्या मैं तेरी महबूबा हूं? और मजदूब ने यक लख संजीदगी इख्तियार करके सरसराती आवाज में मुझे मुखातब किया। बाबा, वक़्त ने मेरे साथ दगा की है, फरेब किया है, मेरी बात मानेगा? मजदूब ने दीदे नचाते हुए बड़ी राजदारी से कहा और फिर इधर उधर देखकर आहिस्ता से बोला, तू भी दुनिया की पुश्त पर एक ठोकर मार अपने थान की तरफ सरपट दौड़ लगा दे। आई समझ में? तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए हो बाबा, कुछ मेरी रहनुमाई भी कर दो। मैंने इल्तिजा की। ऊंची ऊंची छलांगे मारा कर तू भी उड़ना सीख ले, लेकिन तेरी दुम
क्या हुआ तेरी दुम? और वो अजीब सी नजरों से मुझे घूरने लगा। और मेरी दुम कट गई है बाबा, और वक्त ने उसे मुझसे छीन लिया। मट्टी में लौट लगाकर कपड़े झाड़ ले, सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। और बाबा मेरी दृक्षा की हकीकत, दुम कट गई तो उसे हिलाना भी बंद कर दे। मजदूर ने मेरी बात काटते हुए बड़े जलाली अंदाज में कहा। टिकटकी बांध कर ऊपर वाले नीले गुंबद की तरफ देख, वहां तुझे हर चीज दृक्षा नजर आएगी, और मुझे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। मैं गड़गड़ाने लगा। मुझे मायूस ना करो बाबा, दुम कट जाने के मलाल ना कर पगले, तू गनी भी है और किस्मत का धना भी। जा वापस लौट जा बाबा, तुम मुझे सहारा दे सकते हो। मेरी निगाहों के सामने मजदूर का चेहरा उभर रहा था, और जो पूरी आबोताब से चमक रहा था, और मैं उसके ताक़ब में मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।